रिकॉर्डिंग। ओके। और तो ये टॉपिक हमने कल भी पढ़ा था, आज भी, लास्ट वीक भी पढ़ा था। तो आज हम दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज दे देते हैं। और टॉपिक है हमारा नेटवर्क ट्रेंड्स। मकसद क्या है इसका? मकसद इसका ये है कि अगर लाजमी तौर पे एक एक बिजनेस है, नेटवर्किंग एक बिजनेस है, तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो लॉस करेंगे, और अगर ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब इस ट्रेंड को हमें इसका मतलब ये देखना ये है कि जो यूजर है हमारा, वो कैसे नेटवर्क को पसंद करता है, उसी से ट्रेंड बनता है। तो हमने चार किस्म की चीजों को स्टडी किया कि जनाब ये चार चीजें जो है वो ट्रेंड है। क्या है? सबसे पहले हमने कहा कि जी ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ब्रिंग योर ओन डिवाइस। जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल कि आप लोग अभी यहाँ पे आए हैं, मैं भी आया हूँ यहाँ पे, लेकिन हमें ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा कि जी आप यहाँ पे अपना अपनी लैपटॉप, अपना स्मार्टफोन, अपना लैपटॉप नहीं लाएंगे, बल्कि इस चीज को अप्रिशिएट किया कि जी ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इसका मतलब कि कोई भी चीज अगर हम आपको देते हैं तो आप उसको डाउनलोड करके साथ ले जाते हैं, घर पे यूज करते हैं, रास्ते में यूज करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इस अमल को कहते हैं ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ठीक। ओके। फिर हम देखते हैं यहां पे। ओके। तो हम दूसरी चीज देखते हैं विच इज दी ऑनलाइन कैलिब्रेशन। यानी अब हम, जैसे मैंने आपको कहा था कि चंद साल पहले तक जो ट्रेंड था वो फिजिकल मीटिंग्स का था। मिसाल के तौर पे अगर इस डिपार्टमेंट में कोई मीटिंग होती है तो चाहे वो जो पार्टिसिपेंट है वो लाहौर से आता था, कराची से आता था, हर जगह से वो इस जगह पे पहुंचता था कि जी आज मेरी यूटी पिशावर में मिसाल के तौर पे मीटिंग है। लेकिन अब वो ट्रेंड नहीं रहा। अब अगर आप किसी को कहीं भी फिजिकल आओ तो वो कहता है क्या जरूरत है, बस जूम पे मेरे साथ मीटिंग कर लो, वेबएक्स पे कर लो, मीट पे कर लो। ठीक है ना जी? तो ये एक अलग ट्रेंड अभी आ गया है। लेकिन दोनों के पीछे अगर आप देखें, बल्कि चारों को जब आप चले चारों को जब मैं कवर कर लूं, तो आप देखेंगे कि इनके सबके पीछे जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो है नेटवर्किंग। क्योंकि अगर आप आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप आप किस लिए ला रहे हैं? इसलिए कि जनाब मैं वहां पे जहां भी हूंगा, मैं वहां पे अपना लैपटॉप खोलूंगा और वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, और मुझे जो काम भी करना है, चाहे पर्सनल काम करना है चाहे ऑफिशियल काम करना है, आई कैन डू दिस। इसी तरह अगर अभी मैंने ऑनलाइन कैलिब्रेशन कहा है, तो आपको पता है कि ऑनलाइन कैलिब्रेशन इज लाइक ए वीडियो कॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और आपको पता है कि वीडियो बहुत ज्यादा बैंडविड्थ खाती है एज कंपेयर टू दी टेक्स्ट मैसेजेस। जैसे अगर आप एक एसएमएस करते हो या कोई ईमेल करते हो तो इट टेक्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। लेकिन जब आप किसी के साथ, जैसे अभी इस वक्त हम कर रहे हैं, ऑनलाइन हम भेज रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वी आर कंज्यूमिंग ए लॉट ऑफ बैंडविड्थ, वी नीड ए लॉट ऑफ कैपेसिटी। इसका मतलब है कि दी ऑफ दी यूजर नीड्स, ट्रेंड क्या हुआ? यूजर नीड्स मोर बैंडविड्थ, यूजर नीड मोर कैपेसिटी। इसका मतलब है हमारे लिए क्या ऑर्डर है एज ए प्रोवाइडर, कि ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी जनरेट करो। इस वक्त ये कैपेसिटी बिक रही है तो बेचो इसको। और जब आप बल्क में बेचते हो तो आपको फायदा ज्यादा होता है। तो दूसरी बात ये हो गई कि जनाब ऑनलाइन कैलिब्रेशन। थर्ड मैंने बताया कि जनाब इट इज द वीडियो कम्युनिकेशन। वीडियो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आज से कुछ साल पहले तक, मैंने 20-30 साल पहले, जो कम्युनिकेशन का मेजर वो था कि आप एक खत लिखते थे और खत जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे। यानी कि आप अपने लिखाई से राइट करके कोई एक दो पेजेस अपने उसको भेज देते थे। इवन जब आपको कोई जॉब भी नजर आती थी तो आप जाके, इवन हम अखबार जाके अखबार पढ़ते थे कि जी अखबार में ये जॉब आई है, तो नीचे उनका पोस्टल एड्रेस होता था। उन पोस्टल एड्रेस पे हम वो फॉर्म या जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो फॉर्म डाल के अगेन जाके पोस्ट ऑफिस में दे देते थे। दैट वाज द वे कम्युनिकेशन वाज डन। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ने क्या रोल लिया कि हम हेलो करके अगले से बात कर ले। तो इससे हेलो से भी पहले अगर आप कहें
तो एक फास्ट कह लेंगे, उसी तरह रिटर्न फॉर्म में था लेकिन फास्ट था, जिसको कहते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम में ये होता था कि आप टेलीफोन के, जिसको आज आप टेलीफोन कहते हैं, इस ऑफिस में जाके आप उनको कहते थे कि जी लाहौर या कराची इस एड्रेस पे इस नाम पे ये मेरी चीज भिजवा दें। तो वो आपसे उस वक्त लिखवा लेते थे, लिख लेते थे, और एक मशीन के जरिए, जिसको टेलीप्रिंटर कहते थे, उसके जरिए वो भेज देते थे। तो ये एक और लेकिन स्लो मेथड था। फिर उसके बाद हेलो आ गया, कि आप अगले को कॉल करते थे कि जनाब आफाक आप जल्दी से पहुंचे, तो कॉल कर दी। लेकिन आज के जमाने में आप देखते हैं कि जब इवन अगर आप किसी के साथ व्हाट्सएप पे भी बात कर रहे होते हैं या स्काइप पे बात कर रहे होते हैं, तो आप उसे कहते हैं वीडियो कॉन का। इसका मतलब कि वॉइस से आपकी वो कमी नहीं, वो चीजें पूरी नहीं होती। आप कहते हैं कि जी इसकी फेस वैल्यू भी मैं देखूं कि फेस पे ये क्या कह रहा है। तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग फॉर दी वीडियो कम्युनिकेशन। ठीक है। एंड द फोर्थ ट्रेंड इज अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या मतलब है क्लाउड कंप्यूटिंग का? जैसे कल भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जी मुझे क्लाउड, ये जो ट्रेंड्स हैं अफाक, हम ये देखना चाहते हैं कि ये ट्रेंड क्या होता है, व्हाट द यूजर वांट्स और हाउ वी आर ट्रेनिंग द यूजर। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हमें अपनी चीज बेचनी है। जैसे देखे ना, आजकल ईद आ रही है, तो हर कोई जो सेल लगाएगा उसके ऊपर क्या लिखेगा, ईद सेल। तो ही इज गिविंग यू अ ट्रेंड कि जनाब ईद आ रही है, खरीदना बड़ा जरूरी है। तो दैट इज अ ट्रेंड। तो यहां पर भी हम ये देखना चाहते हैं कि यूजर क्या मांग रहा है और हम उसको क्या दे सकते हैं। तो बेसिकली हम उसको उस ट्रेंड में क्या चीज ढूंढना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज। हम इस ट्रेंड में देखना चाहते हैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज। जैसे मिसाल के तौर पे हमने पहले कहा कि पहला ट्रेंड जो मोस्ट वायरल है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अब जब आप मिसाल के तौर पे आप घर से सुबह निकले और शाम को घर जा रहे हैं, आपका पीसी आपके घर पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि आप 10 घंटे 12 घंटे उससे पीसी से दूर रहेंगे, तो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अब आपको कहा जाता है कि अपना डिवाइस साथ अपने कंधे पे फिराओ, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो इवन अगर आप बीआरटी में भी बैठे हुए हैं, तो आप अपना लैपटॉप खोल लेते हैं, अपनी मोबाइल खोल लेते हैं, और उस वक्त भी आप अपने मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो यू आर यूजिंग दी नेटवर्क। तो इसका मतलब हम यही चाहते हैं कि हमारा यूजर जो है वो इस्तेमाल करे, क्योंकि इस्तेमाल करेगा तो हमें पे करेगा। सेकंड चीज हमने देखी कि जनाब वो क्या थी, ऑनलाइन कैलिब्रेशन। कि अब हम चाहते ये हैं कि फिजिकल की बजाय ऑनलाइन हम एक दूसरे के साथ मीट करें। जैसे अभी मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, तो ये 6 स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन कैलिब्रेशन कर रहे हैं। दो के ये 6 के 6 प्रॉब्ली यहां आ भी सकते थे, लेकिन शायद ये दूर हैं। इनमें से कोई कुछ ऐसे भी हैं जो कि इस वक्त पिशावर में है ही नहीं, लेकिन दे बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन कैलिब्रेशन दे आर फाइंडिंग द बेटर वे टू लर्न। तो अगेन हमने उसको किस चीज के लिए मजबूर किया, घर में इंटरनेट लगाओ, बगैर इंटरनेट के गुजारा नहीं होगा आपका, क्योंकि आपने ऑनलाइन कैलिब्रेशन करनी है। तो इसी तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि आप पहले आप मीटिंग्स फिजिकल करते थे, लेकिन अब ट्रेंड ये आ गया है कि अगर किसी को आप कहेंगे भी फिजिकल, तो कहते हैं नहीं बस ठीक है, अगर दिन के 11 बजे है तो मुझे एक जूम लिंक भेज दें, मैं आपके साथ मीटिंग में शरीक हो जाऊंगा। तो दैट इज ए न्यू ट्रेंड विच इज ऑनलाइन कैलिब्रेशन बाय यूजिंग ईदर लाइक जैसे अभी हमने एक स्टूडेंट को कहा कि जनाब आप 8:30 बजे अवेलेबल हो जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। दैट इज ए वे, दैट इज ए ट्रेंड। लेकिन इसके पीछे क्या चीज है, नेटवर्क। इसका मतलब हमने उसको एक मैसेज दिया, घर में बगैर नेटवर्क के तुम नहीं जिंदा रह सकते हो। देन द थर्ड हमने कहा कि जी वीडियो कम्युनिकेशन। तो मैंने इसमें ये एक्सप्लेन किया कि आज से 30 साल पहले इवन एक बड़ी जबरदस्त कह लो इंडस्ट्री थी जो कि खत्म हो गई है, दैट वाज ईद कार्ड्स। तो आज से 30 साल पहले ये जो 10 रमजान हो जाता था, तो रात के 2-2 बजे तक दुकानें चलती थी और लोग ईद कार्ड खरीदने जाते थे। और वो ईद कार्ड क्या करते थे, अपने लिखकर अपने प्यारों को पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे, और पोस्ट ऑफिस के जरिए उधर मिलता था। तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम। लेकिन हमने देखे उसमें से अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढी। हमने कहा नहीं, आप अगर इसको वीडियो के यहां पे आते हो,
जैसे मैंने कहा कि अब पहले यू आर कम्युनिकेटिंग बाय टेक्स्ट, देन हमने हेलो के जरिए किया, नजर नहीं आता था। लेकिन आज चाहे आप स्काइपी से बात कर रहे हो, व्हाट्सएप से कर रहे हो, आप अगले को कहते हैं वीडियो तो ऑन करो ना, इसका मतलब कि वीडियो की आवाज के साथ आपकी वो नहीं हो रही। तो अगेन हमने अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढी, क्योंकि हमें पता है कि वीडियो पे ज्यादा बैंडविड्थ खर्च होती है, ये मेगाबिट पर सेकंड इस्तेमाल करेगा, तो पेमेंट करेगा उसके मुताबिक। द फोर्थ ट्रेंड हमने बात की, द फोर्थ ट्रेंड में हमने बात की अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? क्लाउड कंप्यूटिंग का ये मतलब है कि आप आउट ऑफ प्रीमिसेस चले गए हैं। यानी कि पहले आप सारे काम अपने प्रीमिसेस में अपनी मशीन पे करते थे। मिसाल के तौर पे कोई डेटा सेव करना है तो अपनी हार्ड डिस्क पे सेव किया। आपने कोई प्रोसेसिंग करवानी, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, मिसाल के तौर पे यू वांट टू यूज मैटलैब, वन ऑफ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर है। इस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर की मिसाल के तौर पे चले, अगर ये इसकी एग्जांपल हमारे इंजीनियर्स को और कंप्यूटर साइंस वालों को तो पता है, लेकिन अगर हम नॉन इनकी बात करें तो हम बात कर सकते हैं ऑफिस 365। तो सब यूज करते हो, ऑफिस तो सारा सारा हर कोई यूज करता है। तब या तो ये कि आप ऑफिस का लाइसेंस खरीदो, या आपके क्लाउड ने ऑलरेडी लिया हुआ है, आप उससे लाइसेंस लो, उसकी सब्सक्रिप्शन लो, और वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लो। किसी पे भी, चाहे आप गूगल पे करो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट पे करो, चाहे आप किसी, हम देखेंगे कि ये जो क्लाउड है ये प्राइवेट भी हो सकता है, ये प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है, कस्टमाइज्ड भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि अभी हमें दानियाल ने कहा कि जी गूगल का, तो ठीक है गूगल का एक पब्लिक वो है, लेकिन मिसाल के तौर पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, या कल गवर्नमेंट ऑफ केपी कहती है कि जितनी हॉस्पिटल्स हैं, हम सारी हॉस्पिटल्स को अपने एक ही उस पे लाते हैं, तो वो क्लाउड बना देंगे विच विल बी अ प्राइवेट क्लाउड, जो सिर्फ हॉस्पिटल्स को करेगा, सबको सर्व नहीं करेगा। क्लियर हो मेरी बात? तो कहने का मकसद ये है कि इधर यू कैन टेक दी सॉफ्टवेयर फ्रॉम देम, और यू कैन टेक दी, जिसको आप कहते हो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे ले लो। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास, IaaS, आस, दीज आर दी वेज इन विच द बिजनेस इज डन इन द क्लाउड। अगर मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल दूं, शायद इससे आप इतना ज्यादा कन्विंस ना हो रहे हो, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो, आपके आजकल आपके मोबाइल्स में हजारों में कॉन्टेक्ट्स हैं, क्या आपके सिम में इतनी जगह है? द आंसर इज नो। क्या आपकी मोबाइल की अपनी कैपेसिटी इतनी है कि वो इतने वो इस्तेमाल करे? अल्दो अब बेहतर हो गया है, लेकिन आज से चंद साल पहले जब बटनों वाली मोबाइल थी, उसकी मेमोरी बड़ी छोटी होती थी, तो उसमें कोई ज्यादा आप नहीं सेव कर सकते थे। तो आपने सोचा कि क्यों मैं अपनी मोबाइल का मेमोरी यूज करूं, क्यों मैं अपनी मोबाइल का सिम में सेव करूं, क्यों, नुकसान क्या है? अगर कल मोबाइल खराब हो गई तो सारे कॉन्टेक्ट गए। ज्यादातर आप लोगों ने से आपने सुना होगा जो मेरी मोबाइल पानी में गिर गई थी, इस वजह से मैंने सारे कांटेक्ट लूज कर दिए। इसी तरह बात सिम खराब हो गई थी, कांटेक्ट लूज हो गए। अब कांटेक्ट लूज करना स्पेशली बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो आपने उसको ये अगेन ट्रेंड दिया कि तुम अपने पास सेव मत करो, एक सेंट्रलाइज पॉइंट पे जाके सेव करो। जैसे मिसाल के तौर पे इन ड्राइव, तो आपने इन ड्राइव पे अगर सेव कर दिए, तो अब आपका फायदा क्या है कि आप कहीं भी हो, किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करें, नो वरीज, यू कैन गेट दीज कॉन्टेक्ट्स। तो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्ट कभी भी नहीं जाओगे। लेकिन हमें क्या फायदा हुआ? उसको तो फायदा हुआ, हम उसके फायदे को नहीं देख रहे, हम अपने फायदे को देख रहे हैं, क्योंकि हर वक्त वो अपने नए कंटेंट वहां पे डालेगा, और हर वक्त कंटेंट वहां से उठाएगा। तो क्या इस डालने और उठाने में क्या चीज इस्तेमाल करेगा? हमारा नेटवर्क। और जब हमारा नेटवर्क इस्तेमाल करेगा तो क्या देगा? पैसे, रिटर्न करेगा पैसे हमें। और वो जितने पैसे ज्यादा देगा उतनी हमें ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी, या उतना अच्छा हम अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकेंगे। तो यहां पे कहने का मकसद ये है कि एक ट्रेंड है विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर इन चारों पे किसी का कोई भी क्वेश्चन है, पहले ऑनलाइन स्टूडेंट से कहता हूं कि जनाब इस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मेरे साथ यहाँ पे इशफाक हैं, दानियाल हैं,
दानियाल तो यहीं बैठे हैं, फिजा है, और हारिस हैं, मलिक साद हैं, साकिब हैं, शर्जील कुरैशी हैं। तो जनाब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर, चलिए अच्छी बात है। और फिजिकल स्टूडेंट से अगर पूछूं तो फिजिकल स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? नो, चलिए अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि आपको क्लियर है, अच्छी बात ये है असल में। तो आपने देखा कि जनाब आपके लिए यही बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं कि और रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, और इन ट्रेंड्स को ब्रिंग योर ओन डिवाइस का मतलब है कि आप अपना लैपटॉप, अपना नोटबुक, अपना टैबलेट, अपना स्मार्टफोन, अपना ई रीडर लेकर आओ, हर जगह अपने साथ रखो। फिर हमने कहा कि जनाब ऑनलाइन कैलिब्रेशन का मतलब कि सेंड इंस्टेंट मैसेजेस, पोस्ट इमेजेस, वीडियोस, सारे चीजें चल रही हैं, जैसे अभी मैं यहां लिख भी रहा हूं साथ साथ। इसी तरह हमने बात की अबाउट दी वीडियो कम्युनिकेशन, कि जनाब वीडियो कॉल्स आर मेड टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। फिर कहता है वीडियो इज बिकमिंग ए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव कैलिब्रेशन। ठीक है ना जी। फिर हमने कहा कि जनाब वीडियो के जरिए देखें बात हो रही है, इधर भी हम इस वक्त जूम के जरिए, वीडियो के जरिए कर रहे हैं। फिर हमने क्लाउड की बात की, तो मैंने बताया आपको कि क्लाउड जो है वो पब्लिक भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्राइवेट भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है, और कस्टमाइज्ड भी हो सकता है। पब्लिक का मतलब यह है, जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दी माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, अब वो सबके लिए है। जो भी कुछ पार्ट उन्होंने फ्री में दिया हुआ है, डेफिनेटली टू गिव योर टेस्ट एंड वन, मिसाल के तौर पे वेयर यू आर सेविंग योर ईमेल्स नाउ डेज ऑन द क्लाउड, यू आर नॉट सेविंग इट ऑन योर हार्ड डिस्क। अगर इंटरनेट आपके पास मिसाल के तौर पे नहीं है, कैन यू लुक एट योर ईमेल्स? नो। इसका मतलब है कि यू नीड द इंटरनेट ऑलवेज। तो अगेन देखिए, मैंने कहा कि क्लाउड देने से हमें फायदा ये हुआ, ठीक है, क्लाउड वाले को फायदा हुआ, बिजनेस का चमक गया, और इससे हमें भी फायदा हुआ कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स कल इन्हीं क्लाउड से के डेटा सेंटर्स में जाके अच्छी सैलरीज पे काम करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर भी जाएं। तो हियर कम्स योर पब्लिक। इसी तरह मैंने कहा कि बाज केसेस में आप चाहते हैं कि नहीं जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डेटा सेंटर हो, अपना एक क्लाउड हो, तो आप अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है, इट विल टेक मोर मनी एज कम्पेयर टू द पब्लिक, बट यू फील कि जी मेरा बिजनेस इतना बड़ा है कि आई कैन बेयर इट, तो गो गो फॉर द प्राइवेट वन। देन एतजाज हमने कहा कि अगर ऐसा कोई है जो दोनों पब्लिक भी देता है और प्राइवेट भी है, यानी आपने अपना प्राइवेट बनाया हुआ है लेकिन उसमें से आप कुछ लोगों को भी सर्व कर रहे हैं, आप कहते हैं एक्स्ट्रा मनी आ रहे हैं, क्या नुकसान है, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज एन हाइब्रिड मॉडल। और कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि वो किसी खास इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड होता है। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गवर्नमेंट केपी कल कहती है कि जी हम यूनिवर्सिटीज, तमाम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को या केपी की यूनिवर्सिटीज को एक क्लाउड के साथ मिला देते हैं, लाजमी तौर पे अब उसमें क्या होगा, एवरीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन ओनली, उसमें और चीजों के लिए नहीं होगा। तो इसका मतलब इट इज कस्टमाइज फॉर दी यूनिवर्सिटीज। इसी तरह मिसाल के तौर पे हेल्थ के लिए तमाम हॉस्पिटल्स को एक क्लाउड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आज फिर भी अगर आप देखें तो एक इशू है, ये है कि अगर आप इसमें बैठे हुए हैं मिसाल के तौर पे केटीएच में, तो जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है या वहां पे टेस्ट होता है, वो वही डॉक्टर देख सकता है उसी हॉस्पिटल में बैठ के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, एक पेशेंट अभी यहां बैठा हुआ है, क्या अगर लेट करें कि कल उसको रेफर कर दिया गया है कि जी आज एचएमसी चले जाएं या आप किडनी सेंटर चले जाएं, तो वहां सारे टेस्ट दोबारा होंगे, डॉक्टर फिर दोबारा उसे स्टार्ट लेगा। तो अगर उसको सिर्फ ये पास कर दिया जाए कि जी इस क्लाउड पे ये सब कुछ पड़े हुआ है पहले से, तो इट इज वेरी वेरी नाइस।
कि वो पूरे पेशावर में या पूरे केपी में या पूरे पाकिस्तान में उसकी इलाज होता रहे और उसकी इंफॉर्मेशन उस डॉक्टर के पास पहुंच जाए कि जनाब इस डॉक्टर को पहले इस डॉक्टर ने देखा है, ये टेस्ट करवाए हैं, ये मसाइल थे, ये मेडिसिन दी गई और इसके बाद ये ठीक हुआ नहीं हुआ। दैट इज मार्वेलस। तो व्हाट दिस क्लाउड विल बी कॉल्ड एज ए कस्टमाइज्ड क्लाउड। नहीं समझ आ रही वकार? नहीं समझ आ रही? कहां पे? लास्ट वन। देखिए, हर एक इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा एजुकेशन। अब यूनिवर्सिटीज की, अब चलो यहीं पे दो एग्जांपल खुद ही बन जाएगी। एक तरफ मैंने कहा एजुकेशन और दूसरी तरफ मैंने कहा मिसाल के तौर पे हेल्थ। ये आप समझते हैं इन दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इनके ऑडियंस डिफरेंट है। अब हेल्थ के कौन ऑडियंस होंगे? डॉक्टर्स या हेल्थ रिलेटेड जो स्टाफ है जैसे नर्सेज वगैरह। लेकिन एजुकेशन में कौन होंगे? स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। तो अगर आपने एक ऐसा क्लाउड बना दिया जिसमें तमाम रिसोर्सेज स्टूडेंट और फैकल्टी रिलेटेड हैं, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ, जिसे मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अब इस पे कौन से रिसोर्सेज हैं? अगर ये कोर्स ये खुल गया, ये एचईसी का है। एचईसी के किसको डील करती है? एजुकेशन को। तो अगर एक क्लाउड बना दिया जाए और उस पर ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं एजुकेशन रिलेटेड ये डाल दिए जाएं, तो इससे स्टूडेंट भी और टीचर्स भी फायदा उठा सकते हैं। तो अगर ये क्लाउड पे पड़ा हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कस्टमाइज क्लाउड, क्योंकि इट इज ओनली फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर द हेल्थ, नॉट फॉर द इंडस्ट्री। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई ऐसा कोई है जो कि ओनली इज फॉर दी हेल्थ, जैसे मैंने भी आपको कहा कि आपने अपने डॉक्टर नंबर 1 के पास आप गए, तो आपको पता है कि हॉस्पिटल में भी होते हुए फायदा तो हुआ, एक ही हॉस्पिटल में होते हुए आपको मल्टीपल डॉक्टर देख रहे होते हैं। तो आप हर एक की वो उठा के दथा आप साथ नहीं लेकर जाते। उसे कहते हैं कि जी, उसको अपना सिर्फ एक नंबर बताते हैं, वो बैठता है उस अपने कंप्यूटर पे, तो टक टक करता कहता अच्छा आपको फलाने डॉक्टर ने भी देखा है, ये मेडिसिन दी है, ये टेस्ट किए हैं, ये टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, ओके नाइस। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे चले जाते हैं इस्लामाबाद, उस डॉक्टर ने फिर दोबारा से सब कुछ करना है। वो समझेगा इस पेशेंट के साथ कुछ भी नहीं हुआ। आप कहते रहें कि जी मुझे बड़ा ट्रीटमेंट की गई है, मुझे यहाँ पे इस ट्रीटमेंट से फायदा हुआ है, नहीं हुआ है, वट। लेकिन अब अगर आप एक क्लाउड पे है तो वो खुद ही जाके उसको देख सकता है और सारी चीजों को देख सकता है कि जी क्या ठीक किया गया, क्या गलत किया गया, और अपना ओपिनियन उसमें ऐड कर देगा। तो इसका मतलब दैट क्लाउड विल बी रिलेटेड टू दी हेल्थ, सो इट विल बी कॉल्ड एज ए कस्टमाइज्ड क्लाउड। ठीक है? अब भी क्लियर है कि नहीं? ठीक। तो इससे एक और भी आपको बताता चलूं कि ये चीजें बताने का एक मकसद ये भी होता है, कई चीजें यहां नहीं लिखी होंगी, ये बताना एतजाज इसका मकसद होता है कि कल आप लोगों ने, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी, या तो आप हैं या होने जा रहे हैं ग्रेजुएट्स, और ग्रेजुएट जो होता है हमेशा स्पेशलाइज करता है। तो आपको ये बताना भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन ऑफ द एरिया वेयर यू कैन बी सेटल्ड, वेयर यू कैन हैव योर फ्यूचर। तो ये आपकी मर्जी। तो इसका मकसद ये होता है कि साथ इसको पढ़ने के साथ साथ मकसद ये होता है कि आपको गाइडलाइन देना कि जी ये रास्ता भी है, सोचो। सोचो का मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि ये करो, मतलब ये अगर आपका इंटरेस्ट इस तरफ है तो आप इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, नहीं है तो और चीजें देखेंगे। जैसे देखे ना, आप जाते हैं कोई चीज खरीदने, तो आपको बताने वाला एक चीज बताता है, आप कहते हैं नहीं, वो कहता है अच्छा समझ जाता है, अच्छा ये नहीं तो फिर ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो। तो हम आपको मुख्तलिफ चीजों बताते रहेंगे इस कोर्स के दौरान। आपने डिसाइड करना है, लाजमी तौर पर डिसाइड तो करना है कि जाना किधर है, क्योंकि आप स्टेगनेंट हो सकते हैं, टाइम स्टेगनेंट नहीं होता। आपको हर कीमत पे 4 साल के बाद इस यूनिवर्सिटी से फारिग किया जाएगा और इंडस्ट्री के आगे गिरा दिया जाएगा, मैं कहूंगा वर्ड।
अब आपकी मर्जी है कि आप अगर इस टाइम को अच्छी तरह से इस्तेमाल, आपने पहले से अपना माइंडसेट बना लिया होगा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपको पता होगा कि जी मैंने इस तरफ लगना है। क्लियर? हम इसमें एक वो भी करेंगे, टास्क भी करेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप अभी से अपने लिए सोचें, लेकिन सोचें भी किस बात के ऊपर? इंफॉर्म्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर, इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर। ये नहीं कि बस, बाज औकात तो कई स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कि जी मैं साइबर सिक्योरिटी करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे। क्यों करना चाहते हो? क्यों जी, मेरे मामू ने कहा है। भाई मामू ने कहा है, तुम अपना सोचो, मामू को मत देखो। ये चाचा, मेरे चाचा जो है, एक स्टूडेंट आया कि जी मैं मैकेनिकल करना चाहता हूँ। मैंने, क्यों करना चाहते हो? जी मेरा मामू जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। भाई वो मैकेनिकल इंजीनियर इसलिए था कि उसको इलेक्ट्रिकल सिविल में उसको टॉप टेक्नोलॉजी ये थी, उसको एडमिशन नहीं मिला होगा, तो उस वजह से वो गरीब मैकेनिकल में गया। तो तू भाग कैसे जा रहे हो उधर? तो यू नीड टू चेक योर ओन ट्रेंड। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम ये ट्रेंड अपना देखेंगे कि इस वक्त ट्रेंड्स क्या हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि इस ट्रेंड्स को पूरा फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है। याद रखो, बगैर स्किल के आपको कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो कि इवन आपके पेरेंट्स भी जो हैं, एक खास टाइम तक आपको लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसके बाद वो भी कहेंगे बच्चे सो का बड़े रुशो। ऐसा ही है ना? तो यहां पे मकसद ये है कि हम आपको ये बताएं कि भाई ये स्किल्स, और स्किल भी हम किसी किताब से नहीं बताएंगे, क्योंकि आप कहेंगे ये किताब तो 1980 की है, 1990 की है, 2000 की है, 25 साल पुरानी है। हम आपको आज की ट्रेंड बताएंगे, आज की स्किल बताएंगे कि ये स्किल्स मार्केट मांग रही है। व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? हमाद। तो फिर हमाद क्या करेगा? वो स्किल्स अपने पास नोट कर लेगा और चेक करेगा मुझे कौन कौन सी स्किल ऑलरेडी आती है। अगर आती है तो वेरी गुड, और अगर नहीं आती तो कम से कम पता तो चल गया ना कि जी ये मैं इसमें लैक कर रहा हूं। अदरवाइज तो ये होता है कि 4 साल गुजर जाते हैं, 4 साल गुजर जाते हैं और स्टूडेंट गरीब को ये पता ही नहीं होता कि मुझे कौन सी स्किल्स चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को जब ये कराया जाए, तो आप अपनी वो स्किल्स का टेबल अपने लिए बनाएंगे। फिर आप ये बताएं, खुद डिसाइड करेंगे कि अगर ये काम मुझे नहीं आता तो मैं कितने टाइम में सीख लूंगा, कैसे सीखूंगा, अपना मेरा क्या तरीका कार होगा। क्या मैं खुद ही कोई किताब पकड़ूंगा और कर लूंगा? मैं यूट्यूब पे जाके कोई देख लूंगा, या मैं इस किस्म की कोई क्लास लूंगा, वहां पे जाके सीखूंगा? लेकिन सीखूंगा जरूर। और उसको आप अपने इसमें लगा बताएं कि जी ये मैंने अगले 3 महीने में करना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आफाक जो है वो सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो उसको पता है कि मेरे पास मैक्सिमम 3 इयर्स हैं। तो 3 इयर्स में ही नीड टू डिसाइड कि जी ऑल ऑफ दीज, अगर ऑल नहीं तो कम से कम 70%, 80% इनमें से अगर मुझे आती हैं, इजिली आई विल बी एब्जॉर्ब। इवन आई विल बी एब्जॉर्ब बिफोर गेटिंग द डिग्री। आई हैव सीन मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जिनको डिग्री बाद में मिली, जॉब पहले मिली। इसका मतलब इंडस्ट्री आपकी डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं है। बल्कि मैं एक जगह पे इसी तरह का एक टास्क करवा रहा था, तो क्योंकि वो तो कोई भी सामने उस वक्त की एड आ सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जी जॉब पोर्टल्स को, तो जॉब पोर्टल पे तो कुछ भी आ सकता है, वो मेरी मर्जी से तो नहीं आएगा। तो उसमें लिखा हुआ था कि जी डिग्री स्लैश डिप्लोमा। इसे मतलब उसके लिए डिग्री डिप्लोमा बराबर है। वो आपकी स्किल में इंटरेस्टेड है कि जी स्किल है तो सामने आओ, बाकी डिग्री डिप्लोमा जो भी है खैर है, आ जाओ। तो यहां पे आपको समझाना ये मकसद है कि जी यू नीड टू लर्न। क्लियर था ना यार? ओके जी। तो फिर हमने कहा क्लाउड में, मैंने कहा कि जी इट कैन बी पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक का मैंने बताया कि जी इट इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि गूगल, तब गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सबके लिए अवेलेबल है, तो इट इज ए पब्लिक वन। लेकिन इट कैन बी अ प्राइवेट वन। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने कहा कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ये सोचे कि जी हम अपनी तमाम हॉस्पिटल के लिए या बनाते हैं, तो इट विल बी प्राइवेट टू देम। लाजमी तौर पे उसको एजुकेशन वाले इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। क्लियर? इसी तरह मैंने कहा हाइब्रिड, जो कि दोनों को मॉडल्स को, जो ऊपर के दो मॉडल्स हैं उनको कंबाइन कर दे, मेड अप ऑफ 2 मोर क्लाउड टाइप्स।
जिसको हम कह सकते हैं कि पार्ट कस्टम, पार्ट पब्लिक, पार्ट प्राइवेट, पार्ट पब्लिक। फिर हमने कहा कि जी इट कैन बी ए कस्टम क्लाउड, जिसका मतलब है कि जी बिल्ड टू मीट ए नीड ऑफ ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री। स्पेसिफिक से मुराद यह है मशल कि अगर मिसाल के तौर पे डेट इज ओनली फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, तो इट इज कस्टम्ड। उसमें सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड आइटम्स होंगे। उसमें एजुके में मिसाल के तौर पे आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशन की मालूमात होगी। ये पब्लिक क्लाउड में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जी जेंटलमैन। ये पब्लिक क्लाउड जी जी। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा। आपने पूछा कि जनाब, यहां पे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ये है पास, आयास और सास। तो प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप उसका पूरा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब है कि सिर्फ आपका आईओ काम कर रहा है, बाकी पूरा प्लेटफॉर्म उसका इस्तेमाल करते हो। तो वो अब वो क्या है, वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो पब्लिक भी हो सकता है, और वो कस्टमाइज क्लाउड भी हो सकता है। वो आपको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है, यानी कि कंप्यूटिंग भी उसकी, सॉफ्टवेयर भी उसका, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका, तो दैट इज एवरीथिंग उसका। तो वो तो कोई भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या वो पूरा ही आपको सर्विस देने के काबिल है। अगर है तो दैट्स ग्रेट। ठीक हो गया। ओके जी। तो हमने ये देखा। फिर उसके बाद हमने कहा कि जनाब एक ट्रेंड इस वक्त ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड में कि आपका घर जो है वो स्मार्ट हो। बल्कि आज के तो हम ये कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटीज का दौर है। और जब सिटी स्मार्ट है तो लाजमी तौर पे आपकी स्ट्रीट्स भी, आपके रोड्स भी, और आपका घर भी स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट का क्या मतलब है? स्मार्ट से मुराद ये नहीं कि वो आपकी तरह कोई अच्छे से कपड़े पहन ले, नहीं। स्मार्ट का मतलब है कि इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट अगेन। जैसे आपने अपने घर में कैमरे लगाए हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो दैट कैमराज गिव यू ए कंप्लीट पिक्चर एवरी टाइम। या ज्यादातर लोग ये रोते हैं कि जनाब पता ही नहीं चला और बिजली का बिल जो है वो मिसाल के तौर पे 1,000 यूनिट आ गया है और बिल 1 लाख रुपए से ऊपर हो गया है। लेकिन अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता और आप उसको पहले से एक एप्लीकेशन के जरिए प्रोग्राम कर देते कि जनाब जब भी ये मिसाल के तौर पे 200 यूनिट पे पहुंचे मुझे एक अलर्ट करो, या मुझे डेली की इंफॉर्मेशन दो कि कितने यूनिट जल रहा है। तो आप मिसाल के तौर पे अगर आपने 1,000 यूनिट जलाए हैं तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30 यूनिट पर डे। 1,000 है ना, 30 यूनिट पर डे। तो अब इसका मतलब है कि अगर आपको पहले दिन पता चल जाता कि यू आर एज्यूमिंग कि 10 यूनिट से ज्यादा नहीं होगा, और आपके 30 यूनिट की आपको आ जाता, तो आप जाके अपने उस घर को या जो भी जगह है उसको देखते हैं यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। आई वाज एक्सपेक्टिंग 10 यूनिट होना चाहिए, 30 यूनिट क्या हुआ है? क्या लोगों ने यहाँ पे कोई हीटर लगाए हुए हैं? क्या लोगों ने यहाँ पे कोई एयर कंडीशन चला रही है? क्या ऐसा वो है हरकत में, पानी की मशीन चल रही है? यू कैन मैनेज योर सेल्फ। लेकिन 30 दिन के बाद आप वापडा को कहेंगे जी बड़ी ज्यादती करता है, और वापडा आपको कहेगा जी मीटर देख लो, खुद ही जाके चेक कर लो, उस पर रीडिंग आई हुई है। तो दैट इज नॉट स्मार्ट। तो इसका मतलब कि बाय स्मार्ट यू मीन दैट यू वांट टू कनेक्ट एवरीथिंग टू द इंटरनेट। तो दिस इज अगेन अ ट्रेंड, दिस इज अगेन अ ट्रेंड। लेकिन ट्रेंड तो है, हमने उसमें क्या मजा लिया? हमने ये मजा लिया कि हमारा इंटरनेट इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे उसके मीटर से उसको अगर अलर्ट चला गया तो वो तो खुश हो गया, लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया कि आप अपनी मोबाइल पे हर वक्त डेटा को ऑन रखोगे, क्योंकि किसी वक्त भी अलर्ट आ सकता है। आपने उसको मजबूर कर दिया। तो ही विल ऑलवेज बाय सम पैकेज के जी आई शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ये कह रहा है कि स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज इज ए ग्रोइंग ट्रेंड दैट अलाउज। इसलिए मैं कहता हूं कि बाज औकात हारून ये समझता है, या बाकी दानियाल भी ये सोचता है कि मिसाल के तौर पे नेटवर्किंग में तो कोई जॉब्स नहीं है, भाई ये तो ऑलरेडी सेचुरेट हो चुका है। तो जवाब मेरे यहीं से निकलता है मशल के नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें इतने ट्रेंड्स निकल रहे हैं कि द वर्ल्ड इज गोइंग फॉर न्यू एंड न्यूअर थिंग्स। और जब न्यूअर थिंग है
तो इन न्यूअर थिंग्स को के लिए हार्डवेयर भी बनेगा। हार्डवेयर भी कौन बनाएगा? पीपल लाइक यू। इनको सेल कौन करेगा? पीपल लाइक यू। इनको इंप्लीमेंट कौन करेगा? पीपल लाइक यू। इनको खराबी इनमें जब आएगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे आपके घर पे अगर कोई भी चीज खराब हो जाती है, इवन बल्ब खराब हो जाता है, आप कहते हैं चलो जी वीकेंड पे कर लूंगा। लेकिन इंटरनेट खराब हो जाते हैं, आप कहते हैं वीकेंड पे नहीं, आज ही छुट्टी करूंगा लेकिन इसको ठीक करवा के जाऊंगा। तो डैट इज दी, आपने दुनिया को किस तरह कब्जे में ले लिया है। तो यही वो बताना का मकसद है कि ये मत सोचें कि जनाब आगे कुछ नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन का टर्म फिर है बट। ये कि यू हैव द स्किल्स, इफ यू कैन डू दीज थिंग्स, इफ यू कैन थिंक अबाउट दीज थिंग्स। अगर आप कहें कि जी बस मैंने डिग्री लेकर एक कागज उठा के उनके सर पे जाके बैठ जाऊंगा, सॉरी। तो यही वो कह रहे हैं, ओवन माइट नो what time to cook a meal for you by communicating with your calendar, or what time you are scheduled to be at home। मिसाल के तौर पे अगर आपने पहले से स्केड्यूल कर दिया है कि जी मैं, मिसाल के तौर पे हम इस लैब की एग्जांपल ले लेते हैं, 8:30 इन द मॉर्निंग दिस एयर कंडीशन शुड स्टार्ट एट 8:15, यानी 10 मिनट 15 मिनट पहले ऑन हो जाए तो कमरा विल बी रूम विल बी इन बेटर शेप। तो इसका मतलब है कि ओके, तो हमने कहा कि ओवन, जैसे अभी हमने कहा कि पहले अब क्या था कि बॉस आ नहीं रहा आज के दिन, और पीएन साहब जो है वो सुबह 7 बजे आके, 7:30 बजे आके उसने एसी लगाया हुआ है। अब आपको उसने, देखिए इससे फायदा आपको नजर आ रहा है कि अगर आप उस दिन नहीं आ रहे तो आपने अपने स्केड्यूल से निकाल दिया है, आपका आपका ऑफिस जो है उसकी लाइटें नहीं ऑन होंगी, आपका एसी नहीं स्टार्ट होगा, आपका हीटर नहीं स्टार्ट होगा। आप समझते हैं कि इससे आपकी बड़ी बिजली का फायदा हो रहा है। तो यही वो कह रहे हैं, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी इज करेंटली बीइंग डेवलप्ड फॉर ऑल रूम्स इन दी हाउस। मे बी लाइक दिस कि आप कमरे में इंटर हुए, लाइटें ऑन हो गई, आप निकले ऑफ हो गई, तो दिस इज स्मार्ट। ठीक हो गया, क्लियर होगी मेरी बात? ओके। फिर है जनाब एक और ट्रेंड जिसको कहते हैं पावर लाइन नेटवर्किंग। पावर लाइन नेटवर्किंग, ऑल्दो कि इस वक्त जो नेटवर्किंग में घर के अंदर जो, या बिजनेस के अंदर जो जो ट्रेंड है वो वायरलेस का है, वो वायरलेस का है। मुझे याद है जब मैं अपना घर बना रहा था तो मेरे एक टीचर हैं, वो यूएस में होते हैं, वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो मुझे कहते हैं जी जहां जहां बिजली की तारें बिछा रहे हो साथ साथ ये केबल भी बिछाते जाओ, यानी यूटीपी केबल भी साथ साथ बिछाते जाओ। क्योंकि हर कमरे में, क्योंकि वो तो समझ रहे थे मैं अमेरिका में हूं तो मुझे, मैं टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली आगे हूं। तो आज के चंद साल के बाद पाकिस्तान में भी हर कमरे में आप जाएंगे और आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। लेकिन इस पावर लाइन ने ये आपके लिए कर दिया कि नहीं, अलग तार क्यों बिछाओ, आप ऑलरेडी कॉपर, ये भी कॉपर है, और जो आप बिजली के लिए डाल रहे हो वो भी कॉपर है, और दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। आपका जो पावर है, जिसको आप यहां पाकिस्तान में वापडा कहते हो, वापडा, वापडा किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? 50 हर्ट्ज। जापान अमेरिका में 60 हर्ट्ज। तो ये 50 हर्ट्ज है, और आपकी कम्युनिकेशन मिसाल के तौर पे 1 मेगा मेगा से ऊपर हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो आप उसी नेटवर्क, उसी की पावर लाइंस के ऊपर पावर भी ले जाओ, और उसी के ऊपर आप नेटवर्किंग भी चलाओ। तो जहां जहां आपका बोर्ड लगेगा, साथ ही एक, जैसे अगर आप नीचे चेक करें आपके इसके पास कदमों में, तो जहां जहां बिजली है, जहां जहां बिजली है वहां पे एक एक पोर्ट इसके RJ45 के लिए भी है। एक एक पोर्ट यहाँ पे मौजूद, एक या दो पोर्ट मौजूद है। तो although कि इसको अलग अलग, इनको पावर लाइन पे नहीं लाया गया, इनके लिए बिजली की अलग तार बिछाई गई और ये यूटीपी अलग बिछाई गई, लेकिन अगर पावर लाइन का करते तो हम, कॉपर महंगा है,
कॉपर सस्ता नहीं है। तो क्यों हम और आज आप चाहते ही ये हैं क्योंकि बिजली महंगी है, तो आप सिल्वर नहीं इस्तेमाल कर रहे। आप इम्प्योर कॉपर प्रेफर नहीं करते हो। आप कहते हो जी ना, आजकल आपको कहा जाता है जी 99.99% प्योर कॉपर है। तो अगर ये इतनी प्योर है तो चलिए फिर क्यों ठीक है मैं दो अलग अलग भाईजान, केबल्स बहुत डालूं? शुक्रिया आपका। बेसिकली इसमें जो आपने बताया ना, गूगल मैप्स कैपर, उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। लाइक आई टेल यू बिफोर कि मेरा जो है वो मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो पावर लाइन आपको समझ आ गई कि पावर लाइन नेटवर्किंग कैन अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द लैन वेयर डेटा नेटवर्क केबल्स और वायरलेस कम्युनिकेशन आर नॉट वायबल। जहां आप समझते हैं कि वायरलेस नहीं पॉसिबल, या आप एक अलग वाईफाई के जरिए क्यों करें। अलग के वाईफाई में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज दी मोबिलिटी। कि अगर आप कमरे में हैं तो कमरे से निकले, तो अगर आपकी लेट करें केबल 5 फीट की है, 10 फीट की है, पैच केबल से कहते हैं, पैच केबल, आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा दूर चले गए तो कनेक्टिविटी का मसला हो जाएगा। इसलिए जैसे आप यहाँ पे आए हैं, तो आपको किसी ने कहा कि जी केबल ये पकड़ो और अपने लैपटॉप से लगाओ, नो। आप आए और यहाँ पे कनेक्ट हो गए। तो इसको कहते हैं कि लेकिन दैट इज अ ट्रेंड कि यू कैन यूज द पावर लाइन फॉर दिस पर्पज। क्लियर हो गया बकार? ओके। फिर हमने कहा कि जनाब एक ट्रेंड क्या है, जैसे मैंने पहले कहा, मैं इसको दो दफा दो चीजों से एक्सप्लेन करूंगा। एक को कहते हैं वायरलेस और एक को कहते हैं ब्रॉडबैंड, और फिर इनको दोनों को मैं आपस में ऐड कर दूंगा। क्लियर होगी मेरी बात? क्या मतलब है वायरलेस का? वायरलेस का मतलब ये होता है कि जब आप मिशल क्या कर रहे हो, जब आप कोई वायर इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो दैट इज कॉल्ड वायरलेस। मोस्टली हमारा वायरलेस से मुराद ये होता है कि इट इज यूजिंग एयर एज ए मीडियम। although if it is even water or even it is space, again you are not using any wire there, it is still wireless। लेकिन हमारे यहाँ पे हम जब वायरलेस की बात करते हैं तो दो नेटवर्क्स हमारे जेन में आते हैं। एक जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वाईफाई। जितने भी लोग आप यहाँ पे आए हो, आपने लैपटॉप खोला है और आपको नेट मिल गया, दैट इज बिकॉज ऑफ द वायरलेस, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाईफाई। एंड द सेकंड इज योर मोबाइल, सेलुलर। ये भी वायरलेस है, कोई तार इसके लिए नहीं है। तो वायरलेस क्यों हमें सूट करती है? द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट हैज द फीचर विच इज कॉल्ड मोबिलिटी। इट हैज अ फीचर विच इज कॉल्ड यूबिटिक्वस कंप्यूटिंग, यानी जहां भी आप हो, रोड पे हो तो तब भी आपको मिला हुआ है, बस में हो, गाड़ी में हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, वेर एवर यू आर, दैट इज द बेस्ट फीचर ऑफ वायरलेस, जिसकी वजह से ये जिंदा है। दो कि वायरस वालों ने, इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे एंड पे भी बड़ी मेहनत की, और वो दूसरा एंड जो है वो होता है कैपेसिटी। इन्होंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की, बिकॉज स्पेशली दिस वाईफाई स्टार्टेड विद, आपको आइडिया नहीं होगा, इट स्टार्टेड विद 1 to 2 megabit per second। इट स्टार्टेड विद 1 to 2 megabit per second अराउंड 1999, और आज इट इज गोइंग टू बी मोर देन 1.3 gigabit per second। तो कहां मेगा, कहां गीगा? कितना डिफरेंस है मशल, मेगा और गीगा में? 10 to the power 3, यानी 1000। तो 1000 टाइम इज ए बिग बिग चेंज। लेकिन फिर भी इसकी जो वजह है, शोहरत है, दैट इज योर मोबिलिटी। ठीक होगी? अब अगर एक और एग्जांपल आपको ब्रॉडबैंड समझाने के लिए दूं, तो मैं आपको एक डिवाइस दिखाता हूं और फिर उस पर फर्दर एक्सप्लेन करूं। जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपको दिखाऊं
तो यू कैन सी हेयर जी। तो अगर ये आपको क्या नजर आ रहा है ऑन योर स्क्रीन, 56K मॉडेम, और अगर हम इसको खोल लें तो हमें ज्यादा शायद बेहतर नजर आ जाए। तो जनाब ये है आपके सामने ये डिवाइस, ये ये अर्ली 2000 का डिवाइस है, इसको कहते हैं मॉडेम। ये हमें जैसे इसके ऊपर आपने यहां पे देखा 56K लिखा हुआ है, नजर आ रहा, 56 56 किलोबिट पर सेकेंड। तो ये हम लगाकर नेट्स के साथ कनेक्ट होते थे। कहता तो ये है कि 56K, लेकिन ये देता हमें हार्डली को 10K के करीब था। उस वक्त 10K भी बहुत बड़ी चीज समझा जाता था। आज तो आप 10 मेगाबिट पर सेकेंड में भी खुश नहीं है ना, नहीं है खुश, क्योंकि बाज औकात मैंने इसे आप लोगों को पहले भी बताया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कि जी आज ट्रेंड क्या है, आज ट्रेंड, जी ये मैं आपको दिखाना चाहता था। ये रिसोर्स मैंने 28/2 को डाउनलोड किया, जो कि आज 9 तारीख है, यानी 8 9 दिन पहले। और इसका साइज जो है, इसका साइज अगर आप यहां पे देखना चाहें तो ये तकरीबन 10 GB है। तो अगर ये मैं किलोस के साथ करता तो महीनों लग जाते, तो किलोस का जमाना नहीं है। तो जब ये इस मॉडेम्स का जमाना था, इन मॉडेम्स का जमाना था लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इट वाज कॉल्ड एज ए नैरो बैंड। तो फिर जब इससे स्पीड को इंक्रीज किया गया, जब इससे स्पीड को इंक्रीज किया गया, वो भी मिसाल के तौर पे और डिवाइस भी आपको दिखाता हूं। जी, तो आप कहेंगे हैं तो दोनों ही बक्से हैं। तो ये दूसरा, इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई थी, दैट वाज दिस वन, एंड दैट वाज द ADSL, that is the ADSL, and it is giving you around few megabit per second, less than 20 megabit per second. So it was called as compared to this, which was kilos, it was in megas. So that was called as a broadband. और फिर जो भी इसके आसपास की आपको कैपेसिटी देता है कोई भी टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। तो बिकॉज वायरलेस भी अब आपको किलोस में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको वायरलेस भी जो है अब वो किलोस में नहीं दे रही, इट इज इन मेगास एंड गीग्स। तो यू विल कॉल दैट एज ए वायरलेस ब्रॉडबैंड। इदरीस, एनी कंफ्यूजन? जी हारिस, अमाद, जी हारून, ठीक है। तो हमारे साथ फिजिकल उसमें फिजा, हारिस, साद एंड शर्जील। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? समझ आ रही है कि क्या मतलब है नैरो बैंड का और क्या मतलब है ब्रॉडबैंड का? और इस ब्रॉडबैंड के लिए इफ द मीडियम इज वायरलेस, इट विल बी कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ ब्रॉडबैंड। ये वायरलेस ब्रॉडबैंड नहीं है। अगर हम इसके एंटेना यूज ना करें तो इट वॉज ए ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, लेकिन इट वॉज नॉट ए ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, इट वॉज ए नैरो बैंड टेक्नोलॉजी। क्लियर कि नहीं? ठीक है, ओके। तो यही कह रहा है, इन एडिशन टू, देखें अभी DSL बताया, ये आपके सामने जो मैंने ये व्हाइट बॉक्स दिखाया, दैट इज दी, दैट इज द DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एंड इट वाज ए मॉडेम, फोन लाइन मॉडेम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन एडिशन टू DSL एंड केबल, वायरलेस इज अनदर ऑप्शन। यानी DSL भी ब्रॉडबैंड है, केबल भी ब्रॉडबैंड है, लेकिन अब वायरलेस भी ब्रॉडबैंड है।
तो कहता है कि जी वायरलेस इज अनदर ऑप्शन यूज टू कनेक्ट होम्स एंड स्मॉल बिजनेसेस टू द इंटरनेट। फिर कहता है मोस्ट कॉमनली फाउंड इन रूरल इन्वायरमेंट। अब क्योंकि रूरल इन्वायरमेंट में जो आपका प्रोवाइडर है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुश नहीं है कि वो केबल डाले, वो फाइबर डाले, क्योंकि लाजमी तौर पे याद रखें बिजनेसमैन हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आता है। वो आपको भी हायर करता है तो आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, आपको कहता है कि जी मिसाल के तौर पे अगर वो आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह देता है तो वो ये सोच के करता है कि जनाब मेरे लिए आफाक जो है 5 लाख कमाएगा, क्योंकि 1 लाख तो ये अपने घर लेकर जाएगा। जब ये जिस जगह पे बैठा है इसका किराया भी देना है, इसको लिए और स्टाफ रखा गया है जो इसको चाय बना के देता है, पानी ला के देता है, खाना ला के देता है, कितने लोग इसको सर्व कर रहे हैं, तो इसमें मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 3 लाख मैं कमा रहा हूं, नॉट बैड। तो इसी तरह यहां पर भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो जो रूरल एरियाज होते हैं, जहां क्यों रूरल एरिया में नहीं लगाता, क्योंकि वहां के लोग इन चीजों को इस्तेमाल करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, वहां इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे लोगों का ये ट्रेंड्स नहीं है। तो लेकिन अब अगर नहीं है तो वायरलेस कैन बी ए गुड सोल्यूशन कि जी आप कोई भी केबल वहां ना ले जाएं, हर घर तक ना पहुंचाएं ऑप्टिकल फाइबर, बस आप एक टावर खड़ा कर दें, जो भी उस टावर के इर्द गिर्द होगा उसको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। क्लियर? तो ये कह रहे हैं मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द रूरल एनवायरनमेंट ए वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर दो किस्म के हो गए, एक वायर्ड एक वायरलेस। अगर हम वकार से पूछे कोई वायरलेस आईएसपी की एग्जांपल आप दे सकते हो, वायरलेस आईएसपी की कोई एग्जांपल दे सकते हो? भाई टेलीनॉर से आप नहीं लेते हो, भारत से नहीं लेते हो, जोंग से नहीं लेते हो, यूफोन से नहीं लेते हो, तो कतार है नहीं, वायरलेस है, और वो आपको इंटरनेट दे रहे हैं, बिल्कुल जिसको आप डेटा कहते हो, तो ये बिल्कुल दे रहे हैं। तो दे आर द एग्जांपल ऑफ द वायरलेस आईएसपीज। तो ये कह रहा है वायरलेस आईएसपीज इज एन आईएसपी दैट कनेक्ट्स सब्सक्राइबर टू डेजिग्नेटेड एक्सेस पॉइंट्स और हॉटस्पॉट्स। Wireless broadband is another solution for homes and small businesses. Yes, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये किस्म के वायरलेस में गीग्स नहीं है, मैग्स हैं। अब लाजमी तौर पे जो बड़ी इंडस्ट्री मिसाल तो यूटी है, तो अब उसका मैक्स पे गुजारा नहीं हो सकता, उसको ज्यादा चाहिए। देखे मैंने अभी आपको बताया कि ये मैंने एक दिन में, और एक दिन में भी पहले 1 घंटे में 10 GB डाउनलोड किया। और अगर मैं आपको चले ये भी दिखाता जाऊं कि यहां पे अगर मैं करूं डेटा यूजेज ओवरव्यू में अपने कंप्यूटर का और आपके साथ शेयर करूं, तो नजर आना चाहिए कि पास अगर नेट के साथ कनेक्ट हो जाए तो नहीं दिखाता, लेकिन दिखाना चाहिए। एनी हाउ, तो ये कुछ 30 GB से ज्यादा बता रहा था। अगर मैं इसको चेंज कर लूं, फिर इसको दोबारा, ये कनेक्ट हो गया मैं सिस्को एडमिन से, ये आप देख रहे हैं कि मैं सिस्को एडमिन से कनेक्ट हो गया, और अब मैं दोबारा अगर डेटा यूजेज करूं, प्रोबेबिलिटी में वो नहीं मान रहा, चलें कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा है तो वायरलेस ये नहीं दे सकता। तो कहता है इसके लिए क्या चीज जरूरी है? एंटेना। देखिए जब भी वायरलेस होगा इट नीड्स एन एंटेना। अब एंटेना जो है वो दो तरह के आप कह लें, एक ओमनी डायरेक्शनल और एक डायरेक्शनल। ओमनी का मतलब है, मिसाल के तौर पे दो एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको नहीं पता कि आपका एक्सेस पॉइंट, आप आए इंटरनेट मिल गया, डू यू नो वेयर इज योर एक्सेस पॉइंट? द आंसर इज नो। वो तो हमने आपको आइडिया दे दिया कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो आपने उस साइड पे देख लिया, अदरवाइज तो हमने कंप्लीटली छुपाए हुए हैं, कहीं भी नजर नहीं आ रहे, किसी भी दीवार के साथ नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि आपको नहीं पता, तो इसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो आपके डिवाइस को भी नहीं पता। तो आपका डिवाइस ये नहीं कह सकता कि भाई राइट पे भेजो सिग्नल, लेफ्ट पे भेजो, बैक पे भेजो, फ्रंट पे भेजो, लाइन तो बी सेंडिंग इन ऑल डायरेक्शन। कहीं तो होगा ना एक्सेस पॉइंट, कहीं तो ये लगा होगा।
इसी तरह जब ये भेजेगा, इसको भी नहीं पता कि मेरे यूजर्स आगे हैं, पीछे हैं, लेफ्ट पे हैं कि राइट पे हैं, तो इट विल बी ट्रांसमिटिंग इन ऑल डायरेक्शन 360 डिग्रीज। तो इसको कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल, इसको कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल। लेकिन ये इसके ऊपर डायरेक्शनल एंटेना भी हो सकते हैं। इसकी अच्छी एग्जांपल आपने देखी होगी कि जो टावर लगे हुए हैं इनके ऊपर डिशेस लगे होते हैं, दे आर डायरेक्शनल, कि एक डायरेक्शन में बीम करते हैं, एक डायरेक्शन में सिग्नल को फोकस करते हैं। इवन इनके ऊपर भी बाज़ औक़ात अच्छे जॉइंट वो हैं उनमें लगे होते हैं ओमनी के साथ साथ डायरेक्शनल, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैंने इसको एक दीवार पे लगाना है तो उसके आगे लोगों ने बैठना है, मिसाल के तौर पे एक कॉन्फ्रेंस रूम है, तो अगर मैंने इस दीवार के साथ लगाया तो इस दीवार के उस साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो सिग्नल विल बी वेस्टेड। व्हाई नॉट शुड बी ओनली फोकस्ड इन दिस डायरेक्शन, तो देन इट विल बी यूज्ड एज द डायरेक्शनल। तो फायदा क्या होगा कि वही पावर, लेकिन अब ज्यादा लोगों को फायदा उससे मिलेगा। इसको कहते हैं पावर गेन। क्या कहते हैं? पावर गेन। क्लियर एवरीवन? ओके जी, अब हम आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपका प्रोबेबली पसंदीदा टॉपिक हो सकता है। अगेन दिस इज ए कंप्लीटली न्यू फील्ड, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जैसे कई जगह पे ऐसा होता है कि आपके वालिद साहब जो भी कर रहे हैं, और शायद दो ही तबके हैं पूरे इंसान दुनिया में, कि जो चाहते हैं कि जी मुझसे मेरी औलाद आगे निकल जाए। मिसाल के तौर पे आपका फादर जो है, हो सकता है वो एक गवर्नमेंट टीचर है, प्राइमरी टीचर है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जी ये मेरा बेटा जो है ये उस प्राइमरी टीचर के आगे जो पीएन है ये वो बने, क्योंकि ये तो बड़ी मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मेरा बेटा जो है वो मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, और लोग कहेंगे बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और बाप जो है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है। नहीं, ही विल फील प्राउड ऑफ दिस। इस तरह टीचर्स का भी होता है कि बाकी जितने भी लोग हैं वो चाहते ही हैं, चाहे मुंह से बोले चाहे वो भाई है, बोले कि ना बोले मुंह से, लेकिन दिल उसका यही चाहता है कि ये बंदा मुझसे नीचे रहे। तो यहां पर भी ये है कि ये जो बेसिकली अगर हम कहें तो सबकी मां जो है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से ही हमारा कंप्यूटर, मिसाल के तौर पे टेलीकॉम इंजीनियरिंग निकला, इसी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कह लें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग निकला, इसी से आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स निकले। और मजे की बात है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग बिकेम मोर, देखिए ना, बाप बेटा जो है वो ज्यादा, बाप से भी ज्यादा आगे निकल गया। टुडे एवरीवन वांट टू बी ए कंप्यूटर इंजीनियर, फिर एवरीवन वांट टू बी ए नेटवर्क इंजीनियर, एंड इसका बच्चा इससे भी आगे निकल गया सिक्योरिटी इंजीनियर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अब ये कंप्लीट, ये अभी हम ये कहते हुए हमें शर्म आती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चों का बच्चा है, ये खुद ही यहाँ पे कंप्लीट फील्ड बन चुकी है। तो इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी अगर आप देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आज से 25 साल पहले शायद इसकी कोई जरूरत ही फील नहीं हो रही थी। ओनली पुलिस कह लें, इंटेलिजेंस कह लें, आर्मी कह लें, ऐसे इदारे सिर्फ सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड होते थे, ले मैन वॉज नॉट देयर। लेकिन टुडे द ट्रेंड हैज कंप्लीटली चेंज्ड। आज व्हाट्सएप ने किस बात पे आके स्काइपी को मारा ना, स्काइपी वॉज नॉट बैड, लेकिन इवन आप मेजॉरिटी के कंप्यूटर्स पे आज स्काइपी शायद इंस्टॉल भी नहीं है, उसने आपके कैसे आके मारा? द प्राइम रीजन ये था कि उसने कहा कि जी आई एम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी आई एम प्रोवाइडिंग यू सिक्योरिटी एंड यू शिफ्टेड देयर। क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो कहता है कि जनाब नेटवर्क सिक्योरिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। तो नाउ इट इज एन इंटीग्रल पार्ट,
और जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इसका मतलब है कि उसको जुदा किया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि जो भी नेटवर्किंग में इसमें इस एरिया में जाना चाहे, दैट्स फाइन। अब इसमें सबसे पहले यहां पे एक लफ्ज लिखा है, थ्रेट। मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं थ्रेट कहते किसे हैं। ठीक है आरू, तो बताएंगे थ्रेट किसे कहते हैं? पोटेंशियल डेंजर। पोटेंशियल डेंजर, जो आपके लिए खतरा हो सकता है, वो थ्रेट है। जो आपके लिए खतरा हो सकता है, वो थ्रेट है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक वायरस दे दूं कि अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लो, फॉर एग्जाम्पल, या मैं आपको को कहूं कि जी एक ट्रोजन अपने पास इंस्टॉल कर लो, या मैं आपको कहूं कि एक रैंसम आपके पास रख लो, व्हाट यू फील, व्हाट आर दीज आर द पोटेंशियल डेंजर्स फॉर यू। मिसाल के तौर पे रैंसम तो आपके क्या करेगा हारून? रैंसम वेयर क्या करेगा अगर आपको दे दिया जाए तो? कंप्यूटर को कंप्यूटर को इन्फेक्ट भी कर सकता है, लॉक भी कर सकता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते जब तक आप परमिशन ले। इसका मतलब है कि आपका सारा डेटा जो मे बी टेराबाइट्स का है, इट विल नॉट बी अवेलेबल टू यू नो मोर। यू नेवर वांट दिस। यू नेवर वांट दिस। हर चीज आपके कंप्यूटर पे जो पड़ी हुई है, वो इनक्रिप्ट हो जाएगी। आप उसको देख रहे होंगे कि हार्ड डिस्क भरी हुई है, लेकिन किसी को भी क्लिक करेंगे, नहीं खुलेगा। डू यू वांट दिस? आप लोगों ने कहा नो। इसका मतलब दिस इज ए पोटेंशियल डेंजर। इसी तरह मिसाल के तौर पर वायरसेस कुछ कम डेंजर के हैं, कुछ ज्यादा डेंजर के हैं। मिसाल के तौर पे इवन इट कैन फॉर्मेट योर होल ड्राइव। इट कैन चेंज द एक्सटेंशंस ऑफ ऑल फाइल्स। इसमें मतलब वो पीडीएफ फाइल होगी और उसकी एक्सटेंशन जो है वो कुछ और बन चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि वो लाजमी तौर पे फिर एक्रोबैट रीडर उसको रीड नहीं कर सकेगा, वो खुलेगा ही नहीं। तो ये क्या हुआ आपके लिए वायरस साहब? डेंजर, पोटेंशियल डेंजर। इसी तरह अगर कोई अटैकर है, जिसको आप हैकर कहते हो, अटैकर है, तो दानियाल ये क्या है आपके लिए? आपका दोस्त है, आपका खतरा, आपके लिए खतरा है, पोटेंशियल डेंजर है। तो इस अटैकर को हम थ्रेट एक्टर भी कहते हैं। थ्रेट एक्टर। तो ऑल ऑफ देम आर दी सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्लियर है एवरीवन? यहां पे मैंने लिखा ट्रोजन। कौन बताएगा ट्रोजन के बारे में? टाइप ऑफ वायरस है जो कि नहीं, बैक टाइप ऑफ डोर वायरस तो बिल्कुल नहीं। बैक डोर्स क्रिएट करता है, खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन अटैक के लिए मतलब वो रास्ते प्रोवाइड करता है। का सिस्टम ये इंस्टॉल हो जाए। ओके, अल्तो के जो आपने कहा ना बैक डोर, उसके लिए अलग वो हैं। लेकिन ठीक चलें, आपने आइडिया दिया हमें, दैट्स गुड। बेसिकली ट्रोजन का मतलब ये है, इसका लफ्ज निकला है ट्रोजन हॉर्स, इसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स का टर्म निकला था कि ग्रीक्स की लड़ाई थी, एक इंग्लिश मूवी भी है। और आपको पता है इवन पिशावर में भी ये था कि पूरा पिशावर एक दीवार के जरिए प्रोटेक्ट किया गया हुआ था, जिसको फसील शहर शहर कहा जाता था। आज भी कई जगहों पे ये फसील मौजूद है, और इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे गेट्स थे। मिसाल के तौर पर अगर मैं पिशावर की आपको एग्जांपल दूं, इशनगरी गेट, आसिया गेट, यकतूत गेट, गंज गेट, लाहौरी गेट, सरिया वगैरह। जी, कौन सा गेट? ठंडाकुई गेट। तो ये तमाम गेट्स थे,
समझ आई? तो इसी तरह ग्रीक्स की जंग थी, उनके भी इस तरह फसील थी, दीवार थी और उसमें गेट्स थे जो कि रात को बंद कर दिए जाते थे। यहां पे भी जंग के दौरान क्या हुआ कि दुश्मन से लड़ाई हो रही थी। दुश्मन ने क्या किया कि यहां पे एक घोड़ा, लकड़ी का वुडन हॉर्स खड़ा कर दिया और खुद गायब हो गए। जब दुश्मन ने ये देखा, यानी सुबह खोला, तो उनको नजर ये आया कि शायद दुश्मन ने हार मान ली है और तोहफतन हमें ये खूबसूरत घोड़ा दे दिया है। उन्होंने ये घोड़ा अंदर अपने इससे ले जाके बादशाह के कहीं करीब या शहर के कहीं खूबसूरत जगह पे खड़ा कर दिया। कहा कि जी देखो, हमने दुश्मन से कैसी चीज मार ली है, पकड़ ली है, ले ली है। तो उन्होंने क्या समझा कि हमें क्या मिला, हमें खूबसूरत लकड़ी का घोड़ा मिला है। लेकिन जब रात हुई, उन्होंने शहर की दीवार, ये दरवाजे बंद कर दिए और जाके सो गए। तो इस घोड़े से, असल में ये घोड़ा नहीं था, असल में ये घोड़ा नहीं था। उन्होंने अंदर से, इसके अंदर फौजी बैठे हुए थे। उन्होंने ये दरवाजा खोला इस बड़े घोड़े का और सारी फौज बाहर आ गई और उन्होंने आके ये गेट्स खोल दिए जो कि इन्होंने बंद किए हुए थे, और बाहर जो इनकी आर्मी थी वो अंदर पहुंच गई। तो जब दूसरे की आर्मी आपके शहर के अंदर आ गई तो इसका मतलब उसने कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब है कि ट्रोजन उसको कहते हैं जो फील लाइक डिफरेंट बट होता है डिफरेंट। यानी लगता है कि इट इज गुड फॉर यू, लेकिन गुड फॉर यू नहीं होता, इट इज डेंजरस फॉर यू। इसको कहते हैं ट्रोजन। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि जी ये एक म्यूजिक का ट्रैक है, आप खुश होकर कहते हैं जी मजेदार ट्रैक मिल गया है। लेकिन जब आप उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसमें वो घोड़ा तो मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो खूबसूरत घोड़ा है, उसमें वो ट्रैक मौजूद है। लेकिन साथ ही उसके वो जो दूसरा उसका रूप है वो भी आपको नजर आ जाएगा। इसको कहते हैं ट्रोजन। अब वो कुछ भी कर सकता है फिर, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर तक पहुंच गया है। हो सकता है वो आपके लिए मिसाल के तौर पे की स्ट्रोक लॉगर बन जाए कि आप जो की भी प्रेस करेंगे वो की जो है वो बाहर भेजेगा। जासूस बन गया, स्पाईवेयर बन गया है। बात समझ आ रही? तो इसको क्या, तो क्या हारून चाहता है ये चीज अपने कंप्यूटर पे? नो। तो क्या हो गया, ये आपके लिए क्या है? पोटेंशियल डेंजर। एंड पोटेंशियल डेंजर का मतलब की डेफिनेशन मैंने क्या क्या है उसका, टेक्निकली क्या नेम बताया? थ्रेट। जब भी कोई थ्रेट कहे तो समझ जाओ थ्रेट क्या चीज है। क्लियर? अब जितनी थ्रेट्स आपके लिए हैं, एक खतरा तो नहीं है ना, एक खतरा तो नहीं है, मल्टीपल खतरात होंगे। तो दे आर कॉल्ड एज अ थ्रेट वेक्टर। क्या कहते हैं इसको? वेक्टर किसे कहते हैं? किसने बोला? दैट इज ए डेफिनेशन फ्रॉम फिजिक्स। बट इफ आई आस्क यू फ्रॉम द मैथ्स, वहां भी अपने वेक्टर्स पढ़े एंड आई एम इंटरेस्टेड देयर। तो वेक्टर जो था, आपने पढ़ा था लीनियर अलजेब्रा में, पढ़ा था ना? और लीनियर अलजेब्रा में आपने इसको पढ़ा था, दैट इज नॉट थ्री डायमेंशनल, दैट इज वन डायमेंशनल। उसकी एक रो या एक कॉलम होता है। A matrix which having only one row or one column, and that row can be as long as you wish, or the column can be of any length, but it has only one row or one column. That is called a vector. तो यहां भी there is a threat vector. Threat vector means you can write ये मेरे लिए वायरस मेरा दुश्मन, वॉर्म मेरा दुश्मन, ट्रोजन मेरा दुश्मन, बैकडोर मेरा दुश्मन, फलाना टूल मेरा दुश्मन। तो ऑल ऑफ देम आर ए लाइन, दैट इज कॉल्ड थ्रेट वेक्टर। अभी नहीं समझ आई? क्यों हम आज नहीं समझ आई? ये बताता चलूं कि अगर इदरीस नहीं पूछेगा तो नुकसान किसका होगा? इदरीस का।
तो बस ये बात समझ लें कि अगर मैं आपको कहता हूं कि समझ नहीं आई और आप फिर भी कहते हैं समझ नहीं भी आई और फिर भी कहते हैं मुझे समझ आई है, तो ये यकीन जाने, मैं इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, मिसाल के तौर पे ये बंदा एमएस कर रहा है और ये ग्रेजुएशन के बड़े करीब है, एम आई राइट? आपको इस तरह किसी ने ये चीजें नहीं पढ़ाई, और मैं यकीन करता हूं कि कोई आगे भी नहीं पढ़ाएगा। तो क्यों? क्योंकि आपको इस कोर्सेज में ही एकेडेमिया और इंडस्ट्री दोनों का टच मिलता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा इंस्ट्रक्टर, हमारा प्रोफेसर साहब इंडस्ट्री से बहुत दूर है, बल्कि कई ने तो इंडस्ट्री में कभी जाके हाथ भी नहीं लगाया हुआ। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन लकली मैंने कई साल इंडस्ट्री में काम किया। मिसाल के तौर पे इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे अल्लाह ने बहुत अता किया कि एक इंजीनियर को के लिए तीन ऐसी चीजें होती हैं जिनमें से किसी एक को वो ऑप्ट करता है। मैंने तीनों को ऑप्ट किया। वन, बाज की खुशी होती है मैं प्रोफेसर बनूंगा, वेरी नाइस, वेरी रीजनेबल, वेरी रिस्पेक्टफुल, सब कुछ ठीक। कुछ कहते नहीं मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा, अगेन वेरी नाइस। तीसरा कहता है नहीं, ना इंडस्ट्री में जाता हूं ना एकेडेमिया में जाता हूं, रिसर्च करूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। रब ने मुझे तीनों दी। पीटीसीएल में मैं इंडस्ट्री, पीटीसीएल द बिगेस्ट वन, एंड देन 4 years I remained in Inistech, which is in Portugal. तो यूरोप की इंडस्ट्री, यूरोप की रिसर्च को देखने का मौका मिला, और एकेडेमिया यहां पे। तो इसलिए अगर आप हमाद नहीं पूछेगा तो किसी दूसरी जगह पे जाओगे आपको इतना फ्लेवर नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं, बाज ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि जी ये सारा कोर्स 1 महीने में करवा दो, पैसे भी बड़े जबरदस्त मिलते हैं। मेरे पास आज भी ऑप्शन है कि मैं कल पीर से एक कोर्स स्टार्ट करूं और आपसे मुझे कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन 1 महीने में खत्म करो, यानी 3 कोर्सेज हैं 3 महीने में खत्म करो। और मैं डिनाई कर रहा हूं। आप कहेंगे पागल हो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो बस करवा दो, तुम्हें कौन सा पढ़ना पड़ता है, तुम्हें कौन सा उसके लिए कोई अब एफर्ट करना है। आगे तुम यहाँ पे, ऐसे भी रमजान है, 2 बजे शुरू करोगे, 4 बजे कहोगे जाओ जी छुट्टी हो गई है, लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा। लाजमी तौर पर आई विल बी कटिंग डाउन लॉट। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर समझ ना आए दानियाल तो बोलो, कोई इसमें बेइज्जती की बात नहीं है। तो ये टर्म स्पेशली टर्मिनोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी इंटरव्यू में जाओगे अगर वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेगा और आप उसको यूं करके देखोगे तो वो समझ जाएगा आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि बर्तन खाली है। लेकिन अगर आपको आता हुआ तो आपकी फेस वैल्यू बोलेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी, ओ यस आई नो, ओ यस आई हैव सीन। ये ओ लफ्ज जो है ना, ये उसको, आपके ओपोनेंट को, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को उसी वक्त ढेर कर देता है। लेकिन जो ही वो कोई लफ्ज बोलता है और आपका रंग उड़ जाता है तो उल्टा वार आप पे लग गया। वो समझ जाता है कि नहीं जी इसको कुछ भी नहीं पता, ये खाली कागज है। ठीक है, तो चलिए जी वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जनाब ये आपको थ्रेट का भी पता चल गया और आपको थ्रेट वेक्टर का भी पता चल गया। और अगर आप चीजों की थोड़ी सी डिटेल को देखा करें तो फिर आपको याद भी रहता है। जैसे अभी मैंने आपको ट्रोजन की एग्जांपल दी और ये रियल एग्जांपल है, ये ऐसा ही हुआ कि क्योंकि उनको उस घोड़े को देखकर फिर इंडस्ट्री ने सोचा, हैकर्स ने सोचा क्यों ना मैं भी एक ऐसा घोड़ा बनाऊं कि लगे वो घोड़ा, यानी कि समथिंग इफेक्टिव, लेकिन काम उस इफेक्टिव के साथ साथ वो कोई नॉन इफेक्टिव भी करे, मिलेशियस वर्क भी करे। एक और टर्म भी बताता चलूं, आपने क्या नाम सुना हुआ है, मालवेयर? यस, कैन यू डिफाइन इट?
सो सिंपल, दिस मालवेयर इज मेड ऑफ टू टर्म्स, देखिए, मिलेशियस एंड वेयर है सॉफ्टवेयर से, तो इट इज मिलेशियस सॉफ्टवेयर। याद रखिए, सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स, गुड सॉफ्टवेयर, जैसे एक वक्त में पाकिस्तान भी कहता था गुड तालिबान बैड तालिबान, तो इस तरह सॉफ्टवेयर भी गुड था सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि आपको ये बता रहा था कि सॉफ्टवेयर गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे, हियर इज समथिंग इन द चैट, लेट मी सी इट। यस, ओके, नाइस। आज फिजा मौजूद है लेकिन इसकी फ्रेंड आफिया मौजूद नहीं है, शायद उसने भी गलत वो लगा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि जी सॉफ्टवेयर अच्छा भी और बुरा भी। आप कहेंगे अच्छा कौन सा? मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ? पावर पॉइंट। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है भाई, इसके जरिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा है। इस जूम अच्छा है, इसके जरिए बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पावर पॉइंट के बजाय वर्ड है, एक्सेल है, तो ये तमाम सॉफ्टवेयर अच्छे सॉफ्टवेयर। इस तरह मिसाल के तौर पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस। तो अगर हमें अमाद बताएगा कि मिसाल के तौर, मैंने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया आईओएस, कभी आपने आईओएस का नाम सुना है? कहां पे इस्तेमाल होता है? ओके जी, हारून। हाँ, सिस्को के नेटवर्क डिवाइसेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम आईओएस है। जैसे आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये, तो अगर आपको नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखें, ये देखें, इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर लाजमी तौर पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसके अंदर जो आईओ सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है आईओएस, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं इदरीस से पूछूं कि मिसाल के तौर पे विंडोज किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जवाब क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट का। अगर मैं पूछूंगा आईओएस किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जवाब आएगा सिस्को। समझ आ गई? अब क्लियर हो गया? चलें जी, समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो इसका मतलब आपको समझ आ गई कि अच्छे सॉफ्टवेयर भी हैं, लेकिन अब आपको समझ आ गई ये भी कि बुरे सॉफ्टवेयर भी हैं। जैसे मैंने अभी ये जितने सॉफ्टवेयर भी आपके सामने रखे, चाहे वो वायरस है, चाहे वो ट्रोजन है, चाहे वो रूट किट है, चाहे वो रैंसमवेयर है, रूट किट है, रैंसमवेयर है, ये सारे के सारे बैड सॉफ्टवेयर हैं। बैड सॉफ्टवेयर को कहते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस का मतलब होता है बैड, नुकसान देने वाले। तो इन सॉफ्टवेयर को, इनको एक ही नाम अगर सबको देना चाहें आप, तो आप इसको नाम दे सकते हैं मालवेयर। क्लियर? ओके। तो तो पहली बात तो आपको समझ आ गई कि नेटवर्क, जे जैसे मैंने अभी यहां बनाया भी था कि नेटवर्किंग, यहां मैंने अभी आपके सामने बनाया भी था कि दिस सिक्योरिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेटवर्क्स नाउ। ठीक है, अब हम आगे इस पे फर्दर थोड़ी सी बात करेंगे। कहते हैं जी नेटवर्क सिक्योरिटी दैट इज इंप्लीमेंटेड मस्ट टेक इनटू अकाउंट द इन्वायरमेंट while securing the data. Data mean information security, very important. मिसाल के तौर पे अगर नादरा से इन 25 करोड़ आवाम का डेटा कोई चुरा ले, तो दैट इज a बिग बिग hassle, I will call it, for the government of Pakistan. इसी तरह अगर कोई बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है, अगर उसका सारा इंफॉर्मेशन कोई उठा ले, तो उससे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि मिसाल के तौर पे आफाक को पैसे कौन दे रहा है, आफाक को और ये भी याद रखें कि आजकल के दौर में, अगेन सिक्योरिटी की बात है इससे बता रहा हूं,
कोई भी आपको फोन करे, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मांगे, चाहे वो आपको कहे कि, क्योंकि कल मुझे एक वो मिला, एक ऑडियो, जिसमें वो शख्स कह रहा है कि मुझे 2.5 लाख रुपए की लग गया, और उसने बताया ये कि जी मुझे फोन आया, और फोन वॉज सीम्स लाइक, जो नंबर था दैट वाज ए गवर्नमेंट नंबर, और बता रहा था कि जी मैं MI से हूं, और हमें पता चला कि आपने दहशतगर्दों को कोई माली मुआवनत की है, एंड वी वांट टू इंटरोगेट यू, एंड वी वांट टू लुक एट योर डेटा। उसने कहा कि वो बंदा पढ़ा लिखा था, उसने कहा सॉरी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। उसने कहा देख लो, मैं नंबर चेक चेक कर लो जिसे तुम्हें कॉल आई हुई है, गूगल कर लो ये नंबर किसका है। उसने गूगल किया तो वो नंबर गवर्नमेंट का था, वो नंबर वाकई MI का था। फिर उसने कहा अच्छा, अगर नहीं करते हो कॉपरेट तो FIA तुम्हारे पीछे लगाते हैं। चंद ही मिनट में एक और कॉल आई, और वो FIA के नंबर से थी। तो बंदा और कॉन्फिडेंट हो गया कि यार ये बंदे तो बड़े तकड़े हैं, ऐसे भी MI वाले, ISI वाले सबसे तकड़े हैं। उसको कॉल आई कि जी इनके साथ कॉपरेट करो, वरना हम एक्शन लेते हैं। फिर उसने कहा कि जी मेरे बैंक से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो। उसने कहा भी तुम्हें तुम्हारे बैंक से कॉल आ जाती है। बैंक से कॉल आ गई, कहा गया कि जनाब चेक कर उसको, चेक कर लो ये नंबर कहाँ का है। पता चला ये तो मेरे बैंक का है, कि जिनके साथ कॉपरेट करो मजबूरी है। तो उन्होंने उसको कुछ काम करवाए कि ये करो ये करो, और जब किया तो उसको फील हुआ कि ट्रांजेक्शन हो गई है। वो कहता है उसी वक्त मैं गया अपने बैंक, पहले तो मैंने उनको कॉल की कि जी ये क्या हो गया है, आपने मुझे कहा है कि कॉपरेट करो। उनका हमने तुम्हें कब कहा है कॉपरेट करो। जी इस बंदे ने यहाँ इस नंबर से किया है, नंबर तो ठीक है, ये बंदा तो यहाँ है ही नहीं, इस नाम का कोई बंदा यहाँ नहीं है। तो इवन इसका मतलब है कि दे आर यूजिंग सम प्रॉक्सी, तो पीछे नंबर कोई और है, अगला नंबर वो कोई भी अपनी मर्जी का जो चाहते हैं वो दिखा देते हैं। जी सॉफ्टवेयर, प्रॉक्सी का सॉफ्टवेयर होता है ना। तो कहने का मकसद ये है कि यू पीपल नीड टू बी वेरी वेरी, दिस इज सिक्योरिटी, दैट सिक्योरिटी उन्होंने शो किया, दैट वी कॉल एज ए सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ये एक अटैक है, कहीं पे आप उसको डरा के, कहीं आप उसको अपना दोस्त, अपने आप को उसका दोस्त बता के उसको तुम मारते हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी सूरत, चाहे वो MI तो क्या, कोई भी है, CIA क्यों नहीं है, को नहीं जी। जब इंफॉर्मेशन लेनी है तो बैंक में है ना, मुझसे क्यों लेते हो। जाओ, जब बैंक को कॉल कर रहे हो तो सारी इंफॉर्मेशन तो उसके पास है, जाओ देख लो ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ मैंने की है। तो बैंक को कहता रहा कि जी अब वो पैसों का क्या हो गया, उसने कहा वो तो गए, उसको कोई पता नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहें। ट्रांजैक्शन को ऐसे नंबरों पे, ऐसी जगहों पे वो करवाते हैं कि, और उसके बाद वो खत्म कर देते हैं, गैंग होता है, उसको फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब बैंक जो होता है नॉर्मली ऐसी चीजों में, हमारा अपना एक वो था, मतलब वो जो पैसे जब इस्तेमाल भी किए जाते हैं तो नॉर्मली ऑनलाइन बाइंग पे किए जाते हैं। तो ऑनलाइन बाइंग जब आप करते हैं तो उसको कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कि आप मिसाल के तौर पे क्या पता कि आपने कौन से PSO में खड़े होकर गाड़ी का पेट्रोल जो है 15,000 का डाल दिया। कोई इवन जो मैं इस चीज से थोड़ा नाखुश भी हूँ, मैं खुद PSO से डलवाता हूँ, तो मैं उनको अपना कार्ड जब देता हूँ तो मुझसे मेरा मेरा पिन भी नहीं पूछते, सिर्फ वो उसके ऊपर रखते हैं और कहते हैं, रसीद निकाल के कहते हैं ये ले लो। हाँ कुछ भी। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे जो एम्प्लॉई है, उसको भी उन्होंने इस किस्म की वो करके और उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, और फिर उसका अकाउंट, गरीब बंदा है, उसके पास कौन से कोई लाखों हैं, वो तो सैलरी इसमें आती है और वो महीना खर्च हो जाती है, तो उसको उन्होंने साफ कर दिया। तो इसलिए बी केयरफुल। तो एनीहाउ, तो हम क्या कह रहे हैं जी, द नेटवर्क सिक्योरिटी दैट इज इंप्लीमेंटेड मस्ट टेक इनटू अकाउंट द एनवायरनमेंट while securing the data, but still allowing the quality of service and expected
दैट रिस्पेक्टिव ऑफ द नेटवर्क। यानी सबसे तकड़ी सिक्योरिटी तो ये है कि बंद कर दो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अपने इस कंप्यूटर को सिक्योर करना चाहता हूं, सबसे अच्छी सिक्योरिटी है बंद कर दूं, बस इस्तेमाल नेटवर्क से हटा दूं, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल इन नाउ डेज। ठीक है, तो कहता है सिक्योरिंग ए नेटवर्क इन्वॉल्व्स मेनी प्रोटोकॉल्स, टेक्नोलॉजीज, डिवाइसेस, tools and techniques in order to secure data and mitigate threats, mitigate potential dangers। खत्म नहीं कर सकते हो, मिटिगेट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, खत्म नहीं कर सकते हो। क्योंकि तकरीबन अगर मैं कौन सी साइट आपके सामने लेकर आऊं तो आपको पता चलेगा। लेट इट बी, ये चेक करते हैं जी आपके साथ। ये देखिए, इसको मैं ओपन करता हूं। ये देखिए, कॉन्टिन्यूसली अटैक्स आर देयर। जहां जहां आपको ये लाइट्स ये निकलता हुआ नजर आ रहा है, दे आर दी अटैक्स विच आर, पाकिस्तान इस वक्त 51 नंबर पे मोस्ट अटैक कंट्रीज में। इसका मतलब है कि एवरीथिंग, मोर डिटेल्स, तो यू कैन सी के टॉप लास्ट वीक के अटैक्स के बारे में, दीज आर दी अटैक्स। अब आप कंट्री वाइज देखना चाहते हो तो आपके पाकिस्तान को कहते हैं जी ये अटैक्स। तो हियर इज दी, इसका मतलब है कि आप ये आसानी से, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तुर्कमेनिस्तान में, म्यांमार में, ब्ला ब्ला ब्ला, इस वक्त ये हालात। तो दिस इज दी, इस वक्त ज्यादा अटैक जो है हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो रशिया पे, चाइना पे, ब्राजील पे, वियतनाम पे, कजाकिस्तान पे मोस्ट इन्फेक्टेड टुडे। आज क्या बता रही हैं, नहीं ये अटैक बता रहे हैं। डिफेंस करते हो नहीं करते हो वो आपका मसला है। आज यही हम अभी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा डिटेल तो साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में पढ़ेंगे। आज के जमाने में नेशन नेशन के साथ लड़ रही है। अब बंदूकों का जमाना चला गया, अब आप कर रहे हो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में चले गए हो, साइबर वॉरफेयर में चले गए हो, इकोनॉमिकल वॉरफेयर में चले गए हो। आप दूसरे की इकोनॉमी को टक करके बिठा सकते हो। और अगर आप उसकी जंग में भी क्या नुकसान देते हो, जंग क्यों करते हो, अगले को नुकसान देना चाहते हो, सिंपल इज दिस। तो अगर आप उसको इकोनॉमिकली इतना पीछे ले जाओ, मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने यूक्रेन, यूक्रेन एक एटॉमिक पावर थी, उसको इकोनॉमिकली इतना कमजोर किया गया कि उसे कहा गया ये छोड़ दो तो हम तुम्हारे मुल्क की सिक्योरिटी अपने जिम्मे लेते हैं, तुम रशिया से मत डरो। आज पीछे हट गए, आपने अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। तो दैट इज दी समथिंग विच आई वांट टू शो यू। अगेन, ये मैं जो आपको बता रहा हूं उसका मकसद ये है कि ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। ये एक साइट मैंने आपके सामने रखी, शायद यहाँ पे एक और साइट भी मैंने रखी हो जी, ये रखी हुई है threatmapcheckpoint.com। ये भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको देगी। ये देख लें जी, ये देख लें कि जनाब कौन कौन से कंट्री टॉप टारगेटेड कंट्रीज हैं। ये देखिए जी, अटैक्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट टू नीदरलैंड, ये कहीं और, ये कहीं और, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। तो वेयर एवर यू वांट टू फाइंड अटैक्स यू कैन सी देम। इवन देखो न्यूजीलैंड से नीदरलैंड पे हो रहे हैं। these are the attacks which are, or these are the type of attacks Microsoft Windows पे, blah blah blah, you can see here, you can see here as well।
अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, अटैक्स ऑन दिस डे, हाउ मेनी, अराउंड 3 मिलियन, 3 मिलियन हो गए हैं तकरीबन। तो दैट इज दी मजेदार आइटम्स टुवर्ड्स। और हियर इज दी, इसकी डिटेल में मैंने अपने स्टूडेंट को बताया कि जनाब एक अटैक जब होता है और वो कंप्लीटली रोक लिया जाता है तो इसमें तकरीबन 10 महीने 9 से 10 महीने लगते हैं। तो इतना आसान काम नहीं है। जो ऑफेंसर होगा उसके लिए तो जरूरी है कि वो डिफेंसर भी हो, क्योंकि लाइक अगर आप दूसरे पे अटैक कर रहे हो तो खुद को डिफेंड करना भी पहले से लाइक आना चाहिए। बिल्कुल अगर ठीक कहा आपको आपने। ये एक मिक्स आइटम है। लेकिन जो अटैकर होता है वो नॉर्मली उसका, मिसाल के तौर पे उसने वायरस बनाया, उसने एक ट्रोजन बनाया, उसने एक रैंसम बनाया और उसने आपकी तरफ भेज दिया और आपने इस्तेमाल कर लिया, तो उसको अपनी डिफेंस की जरूरत नहीं है, उस पर वो रैंसम नहीं चलेगा। लेकिन आप पे वो रैंसम चला के और फिर आपसे पैसे निकालेगा, आपको कहेगा कि जी इतने बिटकॉइंस पास करो। डिफेंडर के लिए जरूरी है कि उसको अटैकिंग का भी पता हो, लेकिन अटैकर को अटैक का ज्यादा पता होना जरूरी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिक्योरिटी जो है वो ऑफेंसिव भी हो सकती है और डिफेंसिव भी हो सकती है। अगर आप ऑफेंसिव हैं तो एथिकल भी हो सकता है, नॉन एथिकल भी हो सकता है। आपका सारा का सारा डीप वेब और डार्क वेब अनएथिकल है। आपका सरफेस में भी जो इंटरनेट है, सरफेस वेब है, वो भी मिक्स है, एथिकल भी है, नॉन एथिकल भी है। क्लियर हो गया मेरी बात? सर ये जो क्रिप्टो है मिल सकता है अभी बाइबिट से देखो। देखिए जी, आज ये काम अगर नहीं हो रहा तो अगले 2 घंटे में भी मैं आपको इंश्योर नहीं कर सकता कि ये नहीं होगा। एक टॉक में सुन रहा था, एक मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा था कि जी सबसे इंटेलिजेंट लोग कौन है। स्टूडेंट को उसने क्वेश्चन डाला, जैसे मैं आप पे अभी डाल दूं, तो किसी ने कहा जी इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैं, किसी ने कहा कंप्यूटर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैं, किसी ने कहा पॉलिटिशियंस हैं, किसी ने कहा अदाकार हैं, वगैरह वगैरह। उसने कहा नहीं, साइबर के लोग सबसे ज्यादा तेज हैं, इंटेलिजेंट है। बिकॉज ये किसी भी वक्त आप में, आपके चीज में से कोई ना कोई लूप होल निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं वुलनेबिलिटी। क्या कहते हैं? वुलनेबिलिटी। तो उस वुलनेबिलिटी को फिर यूज करते हैं आपके खिलाफ, जिसको कहते हैं एक्सप्लॉइट। उसके लिए एक्सप्लॉइट बनाते हैं और उसको आपके खिलाफ यूज करते हैं। तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये अटैक्स आज 3 मिलियन है। अभी आपने देखा कि आपको लाइव बताया गया कि जी 3 मिलियन अटैक्स टुडे। अब इन 3 मिलियन के 3 मिलियन आज रोके नहीं जा सकते। तो कोई जगह, इसलिए मैंने आपको अभी कहा था कि हम मिटिगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये हम नहीं किसी को कागज पे, स्टाम्प पेपर पे लिख कर दे सकते ऑल डन, एवरीथिंग स्टॉप्ड। सिंपल सी एग्जांपल, आपने देखा था कि चंद साल पहले आपके एबटाबाद से उसामा को उठा के ले गए। अगर आप उस बिल्डिंग को, एटलीस्ट आपने उसकी वीडियो भी देखी हो, तो आपको लगता है किला नुमा बिल्डिंग थी। लेकिन उसके अंदर भी एक दरवाजा था जिससे उन्होंने उसकी वुलनरेबिलिटी निकाल ली और उस वुलनरेबिलिटी को प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट किया। क्लियर हो गया? ऐसे तो ख्याल था कि शायद उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकेगा, क्योंकि ऐसी जगह थी जिसपे शक ही नहीं किया जा सकता था। गॉट इट? तो आगे चलते हैं जी। सर जो आप ये वेबसाइट बोले मतलब केस जो होते हैं ना सर, अभी इसमें जो शो हो रहा है केस मुल्क में अटैक हो रहा है ना सर, मतलब इसका वैल्यू कम हो रहा है। क्या ये मतलब सच भी होगा कि ये कंप्लीटली सच बोल रहा है कि या फिर सच बोल रहे हैं? हाँ, ये साइट अगर ये झूठ बोलेंगे तो फिर लोग इनको देखने के लाजमी तौर पे, मेन पढ़ा लिखा तबका जाके इसको देखेगा। तो
उनको पता चल, मिसाल के तौर पे ये अभी यूएस के बता रहे थे या पाकिस्तान के बता रहे थे, तो हम तो सोई हुई कौम है, हमें तो कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन जो कौमें जिंदा हैं, जिनका मकसद आगे बढ़ना होता है, देन दे लुक एट, मिसाल के तौर पे साथ वो मतलब झूठ हो तो मुझे साथ जो वो टारगेट है या जो टूल इस्तेमाल हो रहा है साइड पे वो भी दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब कि मुझे वार्न किया जा रहा है कि जी अपने मुल्क में तुम्हारे एरिया में ये मसाइल इस वक्त खड़े हैं, उनको चेक करो। वो तो नहीं कह रहा कि जी मुझ पे यकीन करो, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा है कि ये है, आप उसको उसका नेम देखो, उसको कहते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस। तो इस थ्रेट के बारे में, इसको थ्रेट अभी बताया ना, पोटेंशियल डेंजर। तो पोटेंशियल डेंजर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिसको कहते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, सीटीआई। यूज इट एंड प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। गॉट इट? ओके, आगे चलते हैं जी। तो थ्रेट वेक्टर, अब आते हैं जी अगले इस बात पे कि ये थ्रेट्स आपको नेटवर्क के अंदर से भी हो सकती हैं, इंटरनल थ्रेट्स, और ये बाहर से भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे लैपटॉप को अगर मैं जूम कर लूं तो आप लोगों से भी खतरा है भाई। मिसाल के तौर पे मैं अंदर जाता हूं और बाहर आता हूं तो यहां मोबाइल सेट नहीं पड़ा हुआ, पॉसिबल है। हाउ इट हैपेंड? इंटरनली इट हैज बीन डन। और ये भी हो सकता है कि बाहर से कोई आए और यहां से उठा के चला जाए। तो इसी तरह अटैक्स भी आप पे इंटरनल भी हो सकते हैं। अब इंटरनल कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे, क्या इस इदारे में मैं अकेला एम्प्लॉई हूं? नहीं, मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं। कुछ एम्प्लॉय खुश होंगे, कुछ एम्प्लॉय खफा होंगे। कुछ एम्प्लॉयज को बाहर से कोई इमदाद मिल गई होगी और कहा गया होगा कि स्विच को खराब कर दो या इस स्विच तक हमें रसाई दे दो। तो दैट इज एन इंटरनल थ्रेट। और एक्सटर्नल ये है कि नहीं, बाहर से वो अपनी इल्म को इस्तेमाल करके, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके मेरे नेटवर्क के अंदर आए, मेरी फायरवॉल को बीट करें, मेरे डिवाइसेस को, सिक्योरिटी डिवाइसेस को बीट करें, और अंदर आके मुझे मेरे कंप्यूटर्स को, मेरी मशीन्स को कंप्रोमाइज कर दें। क्यों मशर, किस बात पे कंफ्यूज रहते हैं? ठीक है। तो अटैक्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। और इंटरनल जिन पे हम शायद कम तवज्जो देते हैं, वो डेंजरस भी ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि उसके लिए आप ये ज्यूम कर रहे हैं कि सारे एम्प्लॉयज, सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं, और अपने पे ऊपर आप हमेशा क्या कर देते हो? ट्रस्ट करते होते हो। तो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, और दूसरा, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो उनको कोई ना कोई प्रिविलेज भी हासिल होती है, उनको उस नेटवर्क में इंटर होने की इजाजत भी होती है। तो दे मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर एज वेल। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि जी साइबर, जैसे देखें अब एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स की उसने एग्जांपल्स दी। मिसाल अभी आपके लिए मैंने ये लिखे, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर्स, एडवेयर्स। तो दीज आर ऑल मालवेयर्स। अब अगर जीरो डे अटैक का क्या मतलब है? ये भी एक्सटर्नली भी हो सकता, एक्सटर्नल थ्रेट है, हमारे लिए खतरा है, पोटेंशियल डेंजर है। तो दानियाल, इसका जीरो डे का मतलब होता है कि इसका रुकावट का तरीका हमें नहीं पता। दिस इज समथिंग न्यू। मिसाल के तौर पे एक ऐसा वायरस है जिसका एंटीवायरस अभी बना ही नहीं है। एक ऐसा वॉर्म है जिसके लिए एंटी वॉर्म हमारे पास है ही नहीं। तो इस किस्म के अटैक्स को क्या कहा जाता है? जीरो डे अटैक्स। क्लियर? फिर क्या कहा गया? थ्रेट एक्टर अटैक्स, यानी हैकर्स अटैक्स। बाहर से हैकर हम पे अटैक करते हैं। मैंने कहा ना, हैकर को थ्रेट एक्टर भी कहते हैं। इवन आप पे ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी हो सकता है, जिसको डॉस कहते हैं।
फिजा को पता है डॉस किसे कहते हैं? जी फिजा मौजूद तो है। क्या फिजा को पता है डॉस किसे कहते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किसे कहते हैं? आफाक को पता है? यस सर, जो आपकी वेबसाइट होती है या जो आपका नेटवर्क होता है उसके अंदर जो आपको चीज, मतलब अगर कोई बंदा कोई वेबसाइट यूज करे वो वेबसाइट यूज नहीं कर पाता, मतलब सर्विसेज उसको नहीं मिलती। यानी कहने का मकसद ये है आफाक का कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जनाब ये हमारा एक इदारा है जिसका नाम है बाइसेक, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पिशावर। अब अगर इसका बेसिक काम क्या है कि इनका फ्रंट पे एक वेब सर्वर है और बैकएंड पे एक डेटाबेस सर्वर है, जो जहां पे इसमें सारे रिजल्ट्स पड़े होते हैं। तो बाहर का यूजर आता है इस वेब पे और वेब के जरिए वो डेटाबेस पे जाके उसको इंफॉर्मेशन पास कर दी जाती है। ये है इसका काम, ये सर्विस ये प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर उस दिन या उस घंटा आफाक इन दोनों, इस वेब सर्वर को इतना बिजी कर दे कि ये एक्सटर्नल जो इनके इस पे रिक्वेस्ट आ रही हैं इनको जवाब भी ना दे सके, क्योंकि उसको इतना बिजी कर दिया गया है। लाइन तो उसका प्रोसेसर है ना, अगर उसका प्रोसेसर मिसाल के तौर पे 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड ले सकता है और आप उसको 1000 के क्या 2000 दे रहे हैं, तो जो बाकी यूजर्स आएंगे उनको डिनाइल मिलेगा। मैं इसकी एग्जांपल यूं देता होता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरी सर्विस क्या है? मेरी सर्विस ये है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। इसका मतलब कि 8:30 पे मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाऊंगा तो मुझे पढ़ाना चाहिए, ये मेरी बेसिक सर्विस है। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजमेंट का बंदा ये कह दे कि नहीं जी आप यूं करें कि मेन गेट पे जाके खड़े हो जाएं और चेक करें कि स्टूडेंट ये जो आ रहे हैं वाकई स्टूडेंट्स ही हैं या कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई बंदा आ रहा है, तो जब आप यहाँ पे आएंगे क्लास में बैठेंगे इस ख्वाहिश से कि जी मुझे हमें आज पढ़ाया जाएगा, पता चलेगा सर तो हैं, काम कर रहे हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन पढ़ा नहीं सक रहे क्योंकि वो बाहर गेट पे खड़े हैं। इसके मतलब मैं अपनी सर्विस को, जो बेसिक सर्विस है उसको डिनाई कर रहा हूं, उसकी डिनाइल कर रहा हूं। तो इसी तरह हम अपनी मशीन्स को, चाहे वो कोई ईमेल सर्वर हो, कोई वेब सर्वर हो, कोई डेटाबेस सर्वर हो, कोई फाइल सर्वर हो, कोई भी नेटवर्क कंपोनेंट हो, हम उसको इतना बिजी कर दें, राउटर है उसको इतना बिजी कर दें कि वो हमारी ट्रैफिक को बाहर ले जा ही ना सके, गेटवे का काम कर ही ना सके। तो सच एन अटैक इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। दिस इज अगेन अटैक। फिर हमने क्या कहा? डेटा इंटरसेप्शन। आप डेटा भेज रहे हो, रास्ते में कोई उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, मैन इन द मिडल। इसी तरह आपके डेटा की अगर मैन इन द मिडल हो गए तो थेफ्ट भी पॉसिबल है। जब उससे गुजर के जा रहा है तो वो तो फिर बड़ा अहमक होगा ना कि अपने पास ना उसकी कॉपी रखे। और हम आपको एक टूल करवाएंगे डेटा को इंटरसेप्ट करना और थेफ्ट करने के लिए, विच इज कॉल्ड वायरशॉक। तो हम वायरशॉक को यूज करेंगे और डेटा को कैप्चर करेंगे। हमने कल ही हमने कल ही स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त ये डेटा ये डेटा ये देखें जी, टेस्ट वायरशॉक के नाम से इस डेटा को थेफ्ट किया, ये डेटा थेफ्ट किया। ठीक है। अब तो क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए था तो ज्यादा टाइम हम नहीं लगाया, फिर भी हमने, आप देख सकते हैं कि 186 पैकेट्स थेफ्ट की, थेफ्ट किया ना ये कहूंगा। ठीक है। तो ये कौन सा टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं? वायर शॉक। ये देख रहे हैं आप। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं जी। सर ये वर्कशॉप की थ्रू प्रोजेक्ट सारा मतलब एंक्रिप्टेड होता है ना, जो लाजमी नहीं, लाजमी नहीं कि डेटा
सारा का सारा, यही बात तो हम कर रहे हैं कि लाजमी नहीं कि सारा का सारा डेटा, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये डेटा ये जूम कर लेता हूं, जो भी आप कहें, मिसाल के तौर पे अगर मैं चले कोई फिल्टर लगा देता हूं और यहाँ पे आईसीएमपी लगा देता हूं, चलें यही कर लेते हैं, तो ये आईसीएमपी के सारे पैकेट्स आ गए। अब इस पैकेट को अगर मैं यहाँ खोल लूं तो मुझे इसमें जो डेटा है वो नजर आ रहा है कि ये डेटा है जी, ये डेटा है। इस डेटा को खोल लूं, ये डेटा गया है, तो ये तो इंक्रिप्टेड नहीं है, तो सारा डेटा इंक्रिप्टेड है। और अगर इंक्रिप्टेड हो भी तो अगर इंक्रिप्ट करना मुमकिन है तो डिक्रिप्ट करना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। तो यहां भी हमने देख लिया कि डेटा में क्या भेजा गया था, 6126 ब्ला 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 ब्ला, कितने बाइट भेजे गए थे, 100 बाइट भेजे गए थे इस पैकेट के अंदर। और क्योंकि हमने खुद भेजे थे, हमें पता था कि हाँ 100 बाइट्स ही हैं, तो हमने थम अप किया, यस वी सेंट 100 एंड वी कैप्चर्ड 100। गॉट इट? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आइडेंटिटी थेफ्ट, आप जो नहीं हो वो अगले को करके बताते हो। अपनी मिसाल के तौर पे किसी का यूजर नेम पासवर्ड कैप्चर कर लिए हैं, नाउ मिसाल के तौर पे, और उसको आप इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल लाजमी तौर पे आप जब कोई बाइंग करोगे, ऑनलाइन बाइंग करोगे, तो कुछ क्रेडेंशियल तो इंटर करोगे, वो मैंने अफाक के क्रेडेंशियल्स मैंने थेफ्ट कर ली हैं। अब मैं जितनी भी बाइंग करूंगा, बायर को जिससे खरीदा जा रहा है या जो कंपनी पैसे दे रही है, उसे पता चलेगा कि आफाक के खरीद रहा है या बाइंग कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो मेरे पास आ रहे हैं। तो विच मीन व्हाट आई हैव डन, आई हैव आइडेंटिटी थेफ्ट किसी की। क्लियर? इसी तरह इंटरनल क्या हो सकता है, आप पूरा का पूरा डिवाइस स्टोल कर लें। मिसाल के तौर पे वहां पे आपके इदारे में किसी सीडी पे, किसी डीवीडी पे, किसी यूएसबी पे, किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे डेटा था, आप वहां से उठा लें। फिर अगेन क्योंकि आप पे तो ट्रस्ट है, आप तो प्रिविलेज्ड हैं, आपको तो कोई कुछ नहीं कह सकता, कि नहीं आप पे शक भी नहीं करता। इसी तरह क्या हो सकता है, गलती से भी हो सकता है, इंसिडेंटल एक्सीडेंटल मिसयूज भी हो सकता है। जैसे मैं एक्सीडेंटल की एग्जांपल ये दूं, मैं एक ऑथर की बुक पढ़ रहा था। अब इन डिवाइसेस पे जब हम काम करेंगे इंशाल्लाह, तो एक कमांड है शट डाउन और एक कमांड है शो। दोनों के पहले दो वर्ड्स सेम है, तो इनमें एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है। अच्छाई ये है कि इनका शॉर्ट में भी मैंने एसएच भी करके इंटर कर दो तो एक पूरी कमांड को एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब बस सिर्फ फर्क ये है कि ये कमांड किसी और जगह पे चलती है और ये कमांड किसी और जगह पे चलती है, वो बताऊंगा कि कौन सी जगह। तो जेंटलमैन ऑथर कहता है कि मैं कभी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था और मैं उस राउटर पे गया, मैं उसको सिर्फ शो करना चाहता था, कुछ देखना चाहता था, गलती से एसएच करके डज मारा, जो ही डज मारा तो शट डाउन हो गया। तो एक ही तो रास्ता था उस तक जाने का, वो तो मैंने बंद कर दिया। तो कहता है पता नहीं कितने माइल्स मुझे ट्रेवल करके उस राउटर के पास जाना पड़ा, और फिर बाय यूजिंग दीज कंसोल केबल्स मैंने उसको कनेक्ट किया, दोबारा उसको नो शट डाउन किया यानी ओपन किया, और जान छूटी। तो इसलिए इट वाज एक्सीडेंटल, यानी उसने विलफुली नहीं किया था, लेकिन हो गया, इंसान है। इसी तरह आपका एम्प्लॉय मिलिशियस भी तो हो सकता है, इंसान है ना, फिर भी पैसे ले लिए हैं तो मिलिशियस है। मिलिशियस नहीं है तो बाज वक्त एनॉइड है, आपने उसको 3 दिन से तनख्वाह नहीं दी, आज वो लेट आया, आपने उसकी दबा के बेइज्जती कर दी है, कहते हैं आज देख लूंगा। ठीक है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस क्या हैं, ब्रीफली बता रहा हूं। तो इसके पूरा पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ इतना तैयार किया जा रहा है कि अगर आप किसी सिक्योरिटी पर्सन से बात करें, बीइंग ए नेटवर्क गाय,
तो यू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद हिम। ये नहीं हो कि वो बोलता रहे और आप उसको यूं करके देखते रहे कहाँ की जुबान बोल रहे हो। इसी तरह इन आप क्या करें, मिसाल के तौर पे आप एंटीवायरसेस इंस्टॉल करें, वायरस के अगेंस्ट एंटी मालवेयर इंस्टॉल करें, उनको अपडेट रखें। क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट कई दफा आते हैं कि जी मैंने तो एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है और माशाल्लाह मेरा लैपटॉप जो है वो वायरस से भरा हुआ है, तो भी ये कैसे हो गया है? तो मैं उनको कहता हूं जी ये वायरस जो है आपका लाइसेंस्ड है, कहते हैं नहीं, क्रैक्ड है। इसका मतलब है कि आपने इसको 2025 में लेटकर 2023 में इंस्टॉल किया था, तो प्रॉब्ली 2023 तक तो शायद इसके अंदर सब कुछ था। उस 2023 के बाद जितने भी अटैक्स बने हैं जो कि मिलियंस में हैं, उनका तो आपके पास और वही हो रहे हैं। जैसे भी आपने देखा कि एक दिन में 3 मिलियन है, तो साल में कितने, उनके उनका तो आपके पास कोई रुकावट नहीं है। तो इस यहां पे इसलिए यू नीड टू ऐड दी फिक्सेस, अपडेट्स, ठीक है। इसी तरह सर लेकिन कुछ एप्लीकेशन होते हैं एंटीवायरस वायरस से काम नहीं होते हैं। मोस्टली दो बातें होती हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक लैब करेंगे, उसमें हम मिसाल के तौर पे अभी भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊं और पिंग करूं मिसाल के तौर पे www.uit पिशावर आपकी अपनी है .edu.pk, it will never give me a response as you can see here। लेकिन अगर परायों को इसके 4 पैकेट गिर जाएं तो परायों को करूंगा तो जवाब देते हैं। अब देखना होगा कि क्या मैंने जो सिक्योरिटी का फीचर रखा है इज इट वर्दी। देखिए चारों के चारों से नहीं आया, लेकिन अगर इसके बजाय मैं कर दूं यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर .edu.pk, it might give me the answer, it may give me the reply कि इन्होंने बंद कर दिया है जी। तो इसकी बजाय मैं कर देता हूं www.facebook.com, तो इट इज गिविंग मी रिस्पॉन्स। तो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज को रोकना है, और अगर मैं नहीं रोकता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो हम यहाँ पे आपको वो एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बनवाएंगे, और आप देखेंगे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन फिर हम फायरवॉल में जाके फायरवॉल को डिसेबल करेंगे और ये काम करवा लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। लेकिन हमें ये भी समझ आ जाएगी कि देखो यहां से अटैक भी तो आ सकता है, तो देन यू हैव टू डिसाइड दिस, ठीक। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि जी फायरवॉल्स वगैरह प्रॉपर रखो, और आखिरी बात कि जनाब आप क्या क्या इस्तेमाल करो, डेडिकेटेड फायरवॉल्स। आप क्या इस्तेमाल करो इन राउटर्स पे या फायरवॉल्स पे, आपके मुताबिक कंट्रोल लिस्ट में ये लिखा होता है कि किसको अलाउ है और किसको डिनाई है। इसमें क्या लिखा होता है कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज डिनाइड। तो जो डिनाइड है ये नहीं होगा, और जो अलाउड है ये होगा। ये तो आपने बनाना है, अगर आप गलत बनाएंगे तो जिम्मेदारी आपकी है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स लगाएं, आप वीपीएन्स लगाएं, आप इस तरह अपने नेटवर्क को सिक्योर करें। तो इसके साथ, इस टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलूंगा, लेकिन होप करता हूं कि आज का लेक्चर स्पेशली साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग और ट्रेंड्स ने आपको थोड़ा सा बूम किया होगा, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं सीख रहे हैं आजकल, अच्छी बात है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, स्पेशली पहले ऑनलाइन वालों से पूछूंगा